सर कोई मेरी आलोचना सिर्फ इसलिए कर जाता है कि उसको लगता है कि अरे अभी तो आए थे, अभी कैसे चमक गए तुम। लेकिन मेरी एक बड़ी तमन्ना है कि मैं एक प्रेम कहानी भी लिखूं, थोड़ा सा यंगर ऑडियंस भी तो वो पढ़े मेरे को। हाँ ठीक है, ताकि जब वो मैच्योर हो तो जनता से पढ़ ले वो। कवियों और कविताओं से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? नहीं नहीं, पहली किताब में तो मुझे सबसे बड़ा इशू ये था, मेरा सरनेम में बड़ी मुसीबत है मेरे लिए, क्योंकि राजस्थान में जो चौधरी है वो जाट होते हैं, जाट और होते जाट हैं। राजपूत कभी बनती नहीं है। मैं ना एक्चुअली, जैसे मैं आपको इनफॉर्मली फॉलो करती हूँ फेसबुक पे काफी टाइम से, पर जी मैंने जी ना फॉर्मली फिर देखा इस इंटरव्यू के लिए कि आपकी दोनों किताबें मैंने पढ़ी है, पर उसके अलावा भी बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो मैं बताऊं जनरली कि क्या क्या मैंने पढ़ा है, उससे अच्छा है कि आप ये बताइए कि फॉर समवन हुज बीन हियर नॉट दैट लॉन्ग एक्चुअली, किताबों के हिसाब से आप 2 किताब पुराने हैं, ठीक है, जी। लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी उस रेशियो में नहीं है। हम्म। आप 2 किताब पुराने लेखकों से ज्यादा प्रसिद्ध हैं। जी तो आपका बैकग्राउंड, जिसे आप जनरली बोलते हैं कि मैं मार्केटियर हूँ, पर वो मार्केटिंग का बैकग्राउंड जो है वो ऐसे मतलब जनरल उसमें कहूँ तो साबुन तेल कंघी बेचने वाला नहीं है। आप किताबों की दुनिया से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जो जानने वाला है लोगों का, ये दरअसल मार्केटिंग तो खैर मुझे इंडस्ट्री में उसकी वजह से लोग जानते हैं, वो इंडस्ट्री सेपरेट है। लेकिन जो रीडर्स का है वो शायद कहीं ह्यूमर की वजह से जुड़ गया है। 2009-10 में मैं चंडीगढ़ में था, तो वहां पे एक फोटोग्राफी ग्रुप बना मेरा, तो उस फोटोग्राफी ग्रुप के साथ थोड़ा सा मैं आउटस्पोकन ज्यादा होने लगा, लोगों से मिलके, और मुझे मजा आता था बात करने में। वहीं से ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई, ब्लॉगिंग का समय आया तो कुछ वहां से जान लोग पहचाने। और इन द मीन टाइम मेरे को 1-2 लाइन, जैसा आप भी कह रहे हैं फेसबुक पर आपने देखा होगा, मैं ह्यूमर प्रायः जो है मैं कोशिश करता हूँ मैं सीरियस बात कहूँ और लोग हंस देते हैं। सटायर तो आपका वो मेन जॉनर है। जी, तो ह्यूमर जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें निकल आता है, सटायर आ जाता है। तो वो जो सटायर की वजह से ये फेसबुक ने कहीं ना कहीं वो किया कि पेज है कटाक्ष के नाम से, जो मेरे कुछ दोस्त चलाते थे, बाद में मैं भी उसका हिस्सा बना। तो वहां से जब लिखना शुरू किया ना, एक ऑडियंस को दिखने लगा कि ये व्यक्ति है जो ह्यूमर लिखता है। उस समय बहुत सारे पेजेस नहीं थे, तो ये भी शायद बेनिफिट होगा कि मुझे उस टाइम विजिबिलिटी ठीक ठाक मिल गई, आर्टिकल रहे, सटायर रहा। तो उससे एक फॉलोइंग मेरी किताब आने से पहले बन चुकी थी। तो ये हुआ कि जब बुक आई तो लोगों ने जैसे कहना शुरू किया इनकी बुक आई है, तो एकदम से लगता है कि ये कौन आदमी है, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट आता है कि कौन है जिसके लिए इतने लोग लिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शायद इसकी वजह से हुआ होगा और कुछ नहीं है। तो ये मान लीजिए मैं तुक्के से बस हो गया है। नहीं, यू आर प्लेइंग हम्बल, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि टाइमिंग सही थी। जैसे जब आप बोल रहे हैं 2009 में जैसे आपने शुरू किया, तो उस टाइम में डाइम अ डजन वाला हिसाब भी नहीं था कि सारे लोग ये हाँ, फेसबुक पे हैं, काफी कम लोग थे एक बार। मतलब उस टाइम पे विजिबिलिटी मिलना, जैसा आपने बोला, थोड़ा शायद आसान रहा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसको इतने दिनों तक, क्योंकि हम 2009 की बात कर रहे हैं, मतलब 12 साल 13 साल हो गए उस बात को, तो इतने टाइम तक उस चीज को मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। उसका शायद एक एक कारण हुआ होगा कि जो मुझे लगता है संभवतः हुआ हो कि थोड़े अपन भी मैच्योर हुए। अगर 10-11 साल की जर्नी देखें तो 10-11 साल में जो मैं 11 साल पहले बात करता था वो मैं आज नहीं करता हूँ। तो जो मेरे साथ उस समय लोग जुड़े थे, चाहे मुझसे कम उम्र के या मुझसे ज्यादा उम्र के, वो भी मेरे साथ उसी तरीके से वो मैच्योर होते हैं। तो उनका जो कनेक्शन बना रहा वो कनेक्शन बन गया। और जो नए लोग आते हैं, नए लोग जब पिछले 2-3 साल में जुड़ते हैं, तो उनको जो एक्सपेक्टेशन है मैच्योरिटी की, वो मैच्योरिटी शायद आ गई है। तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, इस उम्र का आदमी अपनी उम्र के हिसाब से ठीक ठाक बात कर रहा है। तो हो सकता है कि शायद इसलिए वो कंटिन्यू हो गया। नहीं तो ये अब ना ये वाली चीज आपके मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आप लेखक हैं उसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से अगर मैं मिला के बोलूँ, तो ये वाली चीज तो मतलब लिटरेचर में भी है ना, जनरली सिर्फ फेसबुक पेज की बात नहीं है, कि आपने अगर रिटेन किया है अपना रीडर बेस, और आप जो लिखते हैं जनरली फेसबुक पे, और आपकी जो किताब आई है वो ऐसा नहीं है कि वही दोहरा रही है। जी तो वो सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं अगर इतना बताऊं, मतलब मैं अगर मुझे अगर आपके इंट्रोडक्शन का मुझसे पूछा जाए, मेरा जो परिचय आपसे रहा है वो ऐसा है कि मैंने आपको फेसबुक पे पहले जाना है,
मैंने आपके पोस्ट पढ़े थे, किसी ने कुछ शेयर किया होगा, वहां से देखा तो मैंने फॉलो करके छोड़ दिया था क्योंकि मजा आया पढ़ने में। वो रहा। फिर मैंने 2.5 साल पहले पढ़ी। पहले मैंने आपकी दूसरी किताब पढ़ी है, 2.5 साल पढ़ी, और मैंने उठाई थी वो किताब कि रात को सोने जाने से पहले कुछ भारी नहीं पढ़ सकती मैं, मुझे कुछ हल्का सा आधे घंटे के लिए पढ़ना है। पर मेरे 2 घंटे निकल गए, किताब खत्म कर गई सोई में। तो वैसा था, तो आई गॉट होप दैट वे। फिर मैंने वापस जाके जनता स्टोर पढ़ी, तो मेरा थोड़ा उल्टा रहा है, मतलब मेरी जर्नी आपके उसमें उल्टी रही है। तो वो वैसा रहा। तो एक्सीडेंटली अगर मैं टकराई भी तो यू सॉर्ट ऑफ ग्रैब्ड मी एज अ रीडर। मैं यहाँ पे भी जो एज अ राइटर जो मेरे पास चैलेंज था, और इस बुक का मतलब सेकंड मुझे अब लगने लगा कि सेकंड पहले पढ़िए फर्स्ट बाद में पढ़िए तो ज्यादा मजा आएगा, कई बार उसका मजा ज्यादा आता है। मुझे खुद को ऐसा लगने लगा एक समय के बाद, क्योंकि दोनों कहानियों का कनेक्शन नहीं है, सिर्फ 2 कैरेक्टर उधर है। लेकिन जो एक चीज मुझे चैलेंज लगी, क्योंकि जब बुक आई है तो ये हर जगह होता है कि आप टाइपकास्ट हो जाते हैं, तो मेरे साथ भी वो हुआ कि आपको सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज अ पार्ट। मैं प्राइमरीली पॉलिटिक्स ऑब्जर्व करता हूँ, मैं सटायर भी पॉलिटिक्स पे ही लिखता हूँ। अब वो उनकी रवि किशन जी का जो है कल से एक वीडियो घूम रहा है, तब उस वीडियो के ऊपर जो है लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरे को उसके अंदर पूरी और पीआर दिख गया। तो मैंने कहा कि भाई हमें पीआर करना है, हमें भोजन नहीं करना है, कोई दलित भाई बताओ हम पीआर करेंगे, फिर ध्यान आता है पीआर नहीं करेंगे भोजन करेंगे। तब ये नॉर्मल चीजें ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपकी निकल के आती हैं। अब ये जो चीज है, क्या ये समय के साथ आगे और मैच्योर होगी? ये जो मैच्योरिटी है वो मुझे चिंता थी कि क्या मेरी किताब में भी ऐसा होगा। छात्र राजनीति से आगे जब मैं मेन स्ट्रीम की राजनीति की बात करूंगा, तो क्या मैं वाकई वही सस्पेंस, उसी तरह का जो फ्लो है वो मेंटेन हो पाएगा? ये चिंता मुझे भी लगी थी बहुत ज्यादा। और उस चिंता के बाद मुझे लगा कि क्या जो पाठक मेरे साथ 3 साल पहले थे वो आज भी वैसे ही हैं? क्या उनकी समझ और विकसित नहीं हुई होगी? उनकी समझ भी विकसित हुई है, उन्होंने भी देश में बहुत सारी चीजें और देखी इस बीच में। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं उसी फॉर्मेट में चलूं जो जनता स्टोर का फॉर्मेट था। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो भी मेरे साथ साथ आगे ग्रो हुए। तो 2.5 साल जो है इसलिए वो दूसरे इस पे जाती है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे पास फीडबैक है। बुरा किसी ने नहीं कहा, किसी ने कहा कि 2.5 साल से जनता स्टोर 19 है, मतलब 2.5 साल जनता स्टोर से बेहतर है। किसी ने कहा कि जनता स्टोर 2.5 साल से ज्यादा बेहतर थी। तो अब जब ये दोनों फीडबैक आए तो मैं क्योंकि मिक्स था, ऐसा कि एक होता है कि आपको बहुत बड़ा नंबर एक चीज कह रहा हो तो आप मान लेते हैं, लेकिन ये 50-50 सा चलता था सारा का सारा। तो फिर मैंने एनालाइज करना शुरू किया वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि 2.5 साल जनता स्टोर से बेटर है, और वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं जनता स्टोर ज्यादा बेटर है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा वो दिखा कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिस एज ग्रुप को लगता है कि जनता स्टोर ज्यादा बेहतर है, और दूसरा एज ग्रुप है जिसको लगता है कि 2.5 साल बेटर है। और अगर जिस एज ग्रुप को जनता स्टोर बेटर लग रहा है उसमें कोई 2.5 साल बेटर करता है, तो वो प्राइमरीली वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, चाहे न्यूज पढ़ते हो चाहे बुक्स पढ़ते हो। तो ये डिफरेंशिएशन मुझे नजर आने लगा कि हाँ, जो मैं सोच रहा था कि एक मैच्योर ऑडियंस है, वो मैच्योर ऑडियंस मेरे साथ इधर आई है, जो 30+ हो चुके हैं, जो चीजें ज्यादा देख रहे हैं, दुनिया ज्यादा देख रहे हैं। उनको यहाँ पे जो दिखता है कि ट्विस्ट जितने जनता स्टोर में थे वो भले ही 2.5 साल में उतने ट्विस्ट ना हो, आखिरी में है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा मीडिया इंडस्ट्री की कहानी, आप सिर्फ बातें सुनते हैं। मीडिया इंडस्ट्री प्रॉपरली अगर आप देखें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से बिजनेस एंगल सब चीजों को देखते हैं। तो वो जो है एक समझ पाठकों के लिए नई आती है। तो मुझे लग रहा है कि वो मतलब एक राइटर के तौर पे भी और व्यक्ति के तौर पे भी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको ग्रो होते जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ इतना आप तेज नहीं भागना है कि पीछे वाले पीछे रह गए और आप बहुत आगे निकल गए। तो साथ साथ उनको लेकर चलना है। हाँ, जो नॉर्मल पेस है वो तो मेंटेन, पर जैसे थैंक यू अपनी उम्र याद दिलाने का भी। मैं बोल रहा हूँ मुझे 2.5 साल अच्छी लगी, आपने टाइपकास्ट भी कर दिया। नहीं, पर 2.5 साल अच्छा, ये सवाल मैं ना थोड़ा एंड के लिए बचाना चाहती थी, पर मुझे लग रहा है अभी रेलेवेंट है, मैं पूछ ही लेती हूँ। दोनों किताबें जिस तरीके से लिखी गई हैं, एक बहुत अच्छी चीज ये है कि बहुत ग्राफिकली लिखी गई है। आप पढ़ रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, वो पूरा सिनेरियो चल रहा है, और वो वैसे चल रहा है जैसे वो स्क्रीन पे चल रहा हो। ठीक है, दोनों किताबों में पोटेंशियल है कि वो मूवी या जो भी है वो पर्दे पे आए। क्या ऐसा कुछ चल रहा है? जनता स्टोर का तो साइन हो चुका है एग्रीमेंट, मतलब उसका तो कोई अब हिडन है नहीं, क्योंकि वो न्यूज वगैरह में भी काफी जगह आ गया। तो जनता स्टोर का चल रहा है काम, और मेरे ख्याल से अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि ये इंडस्ट्री बड़े अलग तरीके से काम करती है, तो मैं समझ पाया, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में आ जाना चाहिए जनता स्टोर। किस फॉर्म में आएगा?
ये वेब सीरीज के फॉर्म में आएगा। वेब सीरीज के फॉर्म में, ओके। और अभी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर 2 सीजन का पोटेंशियल हमें नजर आ रहा है एक ही बुक के अंदर। तो संभवतः वो 2 सीजन में आए। हालांकि मेरी अभी मीटिंग भी है प्रोड्यूसर्स के साथ अगले हफ्ते में, तो उस बीच में थोड़ा सा रियलिटी आ जाएगी कि हम क्या टाइमलाइन लेके चल रहे हैं। ओके। ढाई चाल के लिए डिमांड आनी शुरू हो गई है कि इसका एक सिनॉप्सिस भेज दीजिए जो प्रोडक्शन हाउसेस का होता है। फिलहाल मैंने किसी को नहीं भेजा है, क्योंकि मुझे अब समझ में आया कि पिछली बार मुझे लगा था मैंने बहुत अच्छा पैसा लिया है, एंड नाउ आई रियलाइज कि वो तो मैंने आधा ही दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं था, इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था, तो मुझे तो बाद में पता चला ये तो और तो मैं इस बार आपने पूरी रिसर्च नहीं करी थी पिछली बार? नहीं, हमें पता ही नहीं ना, कोई बताता नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से आप जान सकते हैं वो लोग बताते नहीं है। और मुझे लगता है कि जो हमारा टाइम, ये जो ग्रुप अभी जो ग्रुप एक्टिव है मेरी एज ग्रुप का, मेरे से 3-4 साल 5 साल छोटे या बड़े राइटर्स का, जो कि कहीं जा रहे हैं, तो हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक नया एक्सपीरियंस है, हम सबको नहीं पता था। तो सब एक दूसरे समझ रहे हैं, फिर कहीं की कहीं शेयर कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि अच्छा ये भी हो सकता है। जैसे अभी एक राइटर है, खैर उन्होंने नाम बताने को मना किया था, लेकिन उनसे मेरी बात हुई, मैंने बड़ा ओपनली उनको बताया कि यार मुझे इतना मिला है, तो उन्होंने बताया मुझे एक ने ऑफर किया, मुझे एक ने ऑफर किया, देन आई रियलाइज कि अच्छा ये हो सकता है। फिर उन्होंने नेगोशिएट किया, फिर उन्होंने शेयर किया कि नवीन भाई इतने पे हम कर पाए हैं। तो अब हमें पता लग पा रहा है कि अच्छा ये राइटर्स को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, राइटर्स और पैसा कमा सकते हैं तो राइटर्स को भी इकट्ठा हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि सारे राइटर्स को इकट्ठा होकर शेयर कर लेना चाहिए कि ये हुआ है। हाँ, ये इंडिया में ये चीज मैंने बहुत देखी है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, कि आप अपनी सैलरी नहीं डिस्कस करेंगे, या वो सारे जो रूल्स होते हैं वो हमारे लिए ही फायदा नहीं हो, मतलब हमारे लिए नुकसान करते हैं, वैसा ही है पर ये तो काफी, मतलब ये अच्छा हुआ है। आप इसके ढाई चाल तो जब आएगी तब आएगी, जनता स्टोर के वेब सीरीज के स्क्रीन पर में आप कितना इन्वॉल्व होंगे? मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ काफी, और काम उसका शुरू किया है। अकेले के लिए मुझे लग रहा था थोड़ा सा वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए नई चीज है, मैं कर रहा हूँ, उनके अपने थॉट प्रोसेस हैं, कई बार प्रोड्यूसर्स के साथ जो रिस्पॉन्स आने में समय लग जाता है। तो जो हम अभी मीटिंग कर रहे हैं, एक उनकी टीम से कोई मेरे साथ जुड़ेगा, तो हम लोग दोनों मिलकर प्राइमरीली इसके ऊपर काम करेंगे। तो कहानी कुछ हद तक चेंज होगी। तो मुझे भी अब लग रहा है कि जो चीजें मैं जनता स्टोर में नहीं लिख पाया था, वो मेरे पास लिखने की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, तो मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ स्क्रीन में। ओके, लेकिन ये एक्सपीरियंस दूसरी दिशा में भी तो जा सकता है। जैसे आपने बोला कि आपके पास इसका एक्सपीरियंस अभी नहीं है, ये चीज आपके लिए नहीं है, तो स्क्रीन पे से कन्वर्ट करने में, और किताब आप लिख रहे थे, आपके एडिटर ने प्रॉब्ली, मतलब इंटरफेरेंस नहीं बोलूंगी, फिर वो कंट्रीब्यूशन उनका भी होगा कि क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या कन्वे होगा जैसा आप चाहते हैं और क्या नहीं होगा। पर इसे स्क्रीन पे लाने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे जी। तो आर यू रेडी टू, एज दे से, किल योर स्वीट हार्ट्स, की उसमें कई पार्ट में तो ये भी होगा ना कि क्या हटेगा? हाँ, ये भी होगा। तो ये तो हट रहा है, मतलब इनफैक्ट जो हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी स्क्रीन प्ले को लेके, ये 6 महीने पहले शुरू हुई थी। और ये चीजें कई बार फंसी इसलिए क्योंकि ये फॉर्चुनेटली मेरे साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं मेरे, ये सुनने को तैयार है। तो वो हमारी डिबेट हो जाती है, खूब डिबेट होकर नाराज होकर 2 दिन बैठ भी जाते हैं कि किया जाएगा। तो लेकिन वो भी तैयार है, वो भी मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो मुझे कह रहे हैं चेंज करने को, और मैं क्यों कई बार उनको कन्विंस करता हूँ क्यों ये चीज ऐसी होनी चाहिए। तो अभी तक टचवुड हम लोगों का जो रिलेशन है उस तरह का चल रहा है, जिसमें की बातें कहीं ना कहीं कन्विंसिंग है। तो अभी तक हमारे लेवल पर तो यही चल रहा है। आगे फिर जब उसमें कोई डायरेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके आने के बाद क्या होगा पता नहीं हाँ, तो मैं आपसे फिर पूछूंगी ये 6-7 महीने बाद ये सवाल कि कैसा रहा वो एक्सपीरियंस। तो फिर उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि शायद फिर 1-1.5 साल में हम ढाई चाल भी देखें पर्दे पे। जी, संभव है। बट दैट विल बी वेरी, हाउ डू आई से इट, इंटरेस्टिंग फॉर रीडर्स जिन्होंने पढ़ रखा है, क्योंकि हमारे लिए बेसिकली अब सस्पेंस है नहीं, हमें पता है कि रात में कहानी कैसे खत्म होती है। ये हो सकता है लास्ट की कहानी, लेकिन ये भी हो सकता है चेंज हो जाए। जैसे शुरुआत पूरी चेंज हो गई, अब जो मैं कर रहा हूँ शुरुआत चेंज हो चुकी है, मयूर का पूरा जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दिया है हमने। तो ये मुझे लग रहा है कि अब जो चेंज किया है ज्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो ये तो मुझे आपको लगता है कि करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि मेरे लिए वो चैलेंज है, वो बनाए रखना कि जो आपने पढ़ लिया इसको फिर से मजा है, वो मेरे लिए, वो मेरे लिए चैलेंज है, वो उनके लिए नहीं, मेरे लिए चैलेंज है कि ये बनाए रखना है हमें, कि हाँ जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी कुछ नई चीज उसके अंदर निकल के आए। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी शिकायत होती है कि जब भी किताबें स्क्रीन पे जाती हैं उनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स गायब होते हैं।
उसकी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी मतलब कितना उसमें कन्वर्ट हो पाएगा वो देखना हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, हमने बात की कि राइटर्स को जो पैसा मिलता है नहीं मिलता है इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कुछ दिनों पहले हिंदी में, और खासकर नई वाली हिंदी में, एक मुहिम चली थी, से नो टू फ्री। जी। आप मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप उसके ऑपोजिशन में थे, आप उसके अगेंस्ट शायद नहीं थे, पर आप पूरी तरह से कन्विंस भी नहीं थे उस पर, राइट? ये ना सिर्फ उस पॉइंट को नहीं, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि पोस्ट पढ़ते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ इसका दूसरा साइड भी समझने की। किसी भी चीज को करने के बहुत तरीके हैं। आप एकदम से शोर मचाएं और कुछ चीजें बहुत सुंदर लगती है देखने में, अरे वाह ये कहा है ऐसा ही किया जाएगा, मतलब देश को जो है अमेरिका बना देना है, तो बना देना बहुत अच्छी बात है, हम सब खुश हो जाते हैं देश को अमेरिका बनाने। लेकिन अमेरिका बनाने के लिए जो बैकग्राउंड है, जो चीजें हैं, वो कहाँ से चेंज होंगी। तो इसी तरह से हर चीज के अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जो नो टू फ्री का पूरा कैंपेन चला था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अगर राइटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा तो मुझे मिलना चाहिए जिन चीजों का। लेकिन जब उस बात को कहना शुरू किया जा रहा है, और इंटरेस्टिंगली जो कह रहे हैं उनको पैसा मिल भी रहा है, तो अगर ये मुहिम बाकी राइटर्स के लिए है, जैसा कि क्लेम भी किया गया था कि ये बाकी राइटर्स, और मैंने सिर्फ बात भी की, मैं अब बात करने से पहले, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कुछ लिखने से पहले समझ लूं कि उनका व्यू पॉइंट क्या है, एंड देन आई रियलाइज कि वो जो व्यू पॉइंट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो क्लियर नहीं है, और मुझे लगा उस पॉइंट को रेज करना चाहिए। तो जैसे एक राइटर को अगर ये कहा जाए, नए राइटर को, कि आप पैसा मांगिए, तो पैसा सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसा सबसे पहले आपको कौन देगा? आपको रॉयल्टी का पैसा मिलेगा, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। और इंटरेस्टिंगली जो राइटर को अगर रॉयल्टी ही नहीं आ रही है तो वो बाकी जगह तो क्या पैसा मांगेगा। तो मुझे लगता है कि पहला राइट तो आपका वही है, पहला राइट आपका पूरा आपको मिले, और फिर हम आगे जाना शुरू करें, बात करें। क्योंकि कोई भी नया राइटर आते ही किसी लिटफेस्ट में जाके कहेगा कि मुझे जो है आप बुलाइए, तो मैं तो उसको नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि यार ना तुम्हारे नाम पे मुझे स्पॉन्सर आने वाला है, ना तुम्हारे नाम पे भीड़ आने वाली है। ये ऑर्गेनाइजर का माइंडसेट है बहुत क्लियर। वो तो खैर वैसे भी नहीं देना चाहता, लेकिन अगर देना भी चाहता हो तो ये थॉट प्रोसेस का होता है कि भाई ना भीड़ आएगी ना स्पॉन्सर आएगा, तो हम आपको पैसा क्यों दें। तो वो नहीं आपको बुलाएगा। फिर वो क्या कहेगा, अगर पैसा ही देना है तो मैं इसको क्यों बुलाऊं, मैं किसी बड़े नाम को बुला देता हूँ। तो उस राइटर की एक अपॉर्चुनिटी जो हाथ में आई थी, वो अपॉर्चुनिटी भी चली गई हाथ में आपको दिखाने की। तो बेसिकली राइटर को मैं ये नहीं चाहता कि अपने खर्चे से किसी इवेंट में जाए, लेकिन मैं अगर अपनी ही किताब की बात कर रहा हूँ, आज आपसे बातचीत में कर रहा हूँ, मेरी ही किताब की बात हो रही है इसके अंदर, अब मेरी ही किताब की बात करने के लिए मैं आपसे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? फिर तो आप भी मुझसे कहिएगा कि अच्छा अगर मेरे इंटरव्यू के बाद आपकी 10 किताबें बिकती हैं या 50 किताबें बिकती है तो आप मुझे शेयर दीजिए, देन यू कैन आल्सो आस्क दैट थिंग। तो फिर तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, मुझे लगा कि वो जो चीज है उस चीज को समझाना ज्यादा जरूरी है, कि एक राइटर को पहले ये समझ में आए कि मुझे राइटिंग से पैसा कमाना है, किस तरह से मेरी रॉयल्टी आए। पब्लिशर्स को ये प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है कि पैसा दिया जाए टाइम पे। कुछ देते हैं कई पब्लिशर्स, इसमें घबरा कर। तो ये इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राइटर्स को जो पहली चीज है रॉयल्टी, वो आए, और यहां से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो वो जो हमारा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर था, लेकिन फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। फिर बाकी लोगों को लगा कि विरोध हो रहा है, तो ये विरोध नहीं था, ये मेरा था कि अच्छी चीज उठाई गई है, लेकिन इसका तरीका जो है वो कुछ और होना चाहिए था, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होता ना, एग्जीक्यूशन से उतने सहमत नहीं थे, ऐसा नहीं है कि आप आइडिया के अगेंस्ट थे। आइडिया से बिल्कुल, आइडिया से तो मैं सहमत हूँ। हम तो चाहते हैं भी पैसा मिले, हमको घर चलाना है, रोजी रोटी खानी है, भाई गाड़ी चेंज करनी है, सब कुछ करना है मुझे। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, आपकी बात काटती है। मैं ये कहता, मुझे ये सारी चीजें करनी है, मतलब जो एक आदमी की बेसिक नीड्स के लिए तो पैसा चाहिए चाहिए, हमें वो पैसा चाहिए। और चाहे वो इवेंट्स के थ्रू आए, किसी ब्रांड एंडोर्समेंट के थ्रू आए। अब तो मेरे को कोई ये भी कह देता है कि आप मेरा ये पोस्टर लगा दीजिए, तो मैं ले लेता हूँ, मैंने कहा दे दो यार, ठीक है, क्या है। तो आप वो सारी चीजें हैं, लेकिन जहां पे बात ये हो रही है कि मेरा एज अ राइटर, मेरा पहला राइट तो रॉयल्टी के ऊपर है, उसके बाद जो होगा हम धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ेंगे। तो रॉयल्टी को लेके जो कहानी है, जो हिचक है, या मतलब जो भी बाधा है, वो किस चीज को लेके? रॉयल्टी कम है, या रॉयल्टी का कोई जैसे आपने बोला कि कॉपीराइटिंग के लिए, या मतलब जब ये है कि आपके उसमें बुक के राइट्स जब लिए गए, तो उसमें कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, कोई ऐसा पैकेज नहीं बताता है कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, तो वो सब अपने में ही खेल रहे हैं।
रॉयल्टी जो है वो कम है, रॉयल्टी कम है, लेकिन उसको आप दो बिजनेस एंगल से अगर आप देखें तो दो तरीके हैं। रॉयल्टी यूजुअली आपको मिलता है 5% से लेके 10%, 11%, 12% के बीच में। ये स्टैंडर्ड है ट्रेडिशनल के लिए, और ऑन एन एवरेज 8 से 10% आपको सब जगह रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन ये रॉयल्टी आपको वो पब्लिशर देता है जो कि सारा एक्सपेंस बियर कर रहा है आपकी किताब का। ये ट्रेडिशनल पब्लिशर है, दे आर नॉट चार्जिंग यू मनी। उनकी एडिटोरियल टीम काम करती है, वो प्रिंट कर रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ वो कर रहे हैं, तो रिस्क उनका है, तो वो आपको सिर्फ उतना उसका पोर्शन दे रहे हैं। दूसरा सेगमेंट है जहां पे कि सेल्फ पब्लिशिंग है, आपने पब्लिशर का पूरा बिजनेस रिस्क खत्म कर दिया, आपने उसको पेमेंट कर दी पूरी जो उसका इन्वेस्टमेंट था। तो अब जब आप पेमेंट कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो फिर आरओआई तो आपका भी आना चाहिए। तो वहां पे मुझे लगता है कि जो, और वो मेरा एक मेजर वहां पर उस टाइम वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि ऐसे पब्लिशर को क्यों आप प्रेशराइज नहीं करते जो कि आपसे पहले तो कॉस्ट उठाता है, कॉस्ट के बाद जो है वो आपसे प्रॉफिट भी 20% कमा चुका है जो आपसे चार्ज किया है, और उसके बाद जब आपका बुक बिकती है तो आपका प्रॉफिट नहीं दे रहा, वो जो इनकम आ रही है उसके अंदर से 20% आपको दे रहा है। तो आपको दिखाने को कहा जा रहा है कि आपने एक्चुअली रॉयल्टी बाकियों से ज्यादा दी है, लेकिन आप ओवरऑल सारी किताबें बिकने के बाद भी 70-80 हजार रुपए के नुकसान में होते हैं। तो वो जो है राइटर को, जब हम कमाने की बात कर रहे थे, यार पहली कमाई तो यहाँ है, पहले तो उसको माइनस में जाएगा, फिर वो पैसा तो दूसरे से बाद में मांगेगा, उसका कॉन्फिडेंस तो वहीं खत्म हो जाता है कि मेरी किताब के ऊपर इतनी बिक गई तब भी मैं माइनस में ही जा रहा हूँ। तो वहां पे बस उतना सा एक डिफरेंस था। तो मुझे लगता है कि किसी भी राइटर को इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। राइटर क्या, किसी प्रोफेशन में आप हैं, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है। नौकरी में भी तो आप यही करते हैं ना कि अगर आपने बहुत मेहनत की है तो आप प्रमोशन में अगले साल कहते हैं कि मैं एवरेज 6% का इंक्रीमेंट नहीं दूंगा, मुझे 10% दीजिए, तो आप मांगते ही हैं। सेम चीज मुझे लगता है क्वालिटी के केस में ऐसा ही किया जाना चाहिए। अच्छा, ये मुझे नहीं पता है कि ये अगली चीज इससे जुड़ी हुई है या नहीं, पर हम बात कर रहे हैं फेसबुक के विवाद की बेसिकली। तो एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि जब आपने इस चीज पे खुल के बोला है कि जब राइटर्स का ये कहना होता है कि मेरी कहानी चोरी हो गई, मतलब ये कॉपीराइट से रिलेटेड मामला है एक तरह से, पर आप उस पे बहुत एग्री कर रहे हो ऐसा नहीं है। मतलब मुझे आपकी पोस्ट से जो लगा, देखिए कोई भी, मैं या कोई भी जो फेसबुक पे पोस्ट पढ़ रहा है वो बीच की कहानी नहीं जानता है। एक पोस्ट आती है, दूसरी पोस्ट आती है, हम लोग अपना कंक्लूजन बना लेते हैं, ठीक है, हम आर पार खड़ा कर देते हैं लोगों को कि यहाँ तो बस मैच ही चल रहा है। और आप लोगों की दुनिया जो है उसमें आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो आपकी वैसा भी नहीं होगा कि एग्रेशन जैसा हमें दिखता है वैसा होता होगा। लेकिन फिर भी आप उस बात से एग्री नहीं कर रहे थे कि कोई लेखक की कहानी इस तरह से चुरा सकता है, या फिर अगर थोड़ी सी अगर सिमिलैरिटी है तो आप उसे ये कह दें कि कहानी चुराई गई है, ये बात सही नहीं है, ऐसा मुझे लगा फेसबुक के उससे इम्प्रेशन। हाँ, मैंने यही कहा था। थोड़ा सा जो डिफरेंस है, इससे मैंने ये नहीं था कि कोई नहीं उठा सकता, बहुत कहानियां चुराई जाती हैं, ये तो फिल्म इंडस्ट्री तो बड़ी बदमाश है इस मामले में। वो छोटे राइटर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो दूसरे की कहानी कहीं अखबार में ग्रुप पे छपी होती है, उसको दूसरे अखबार में छपवा देते हैं अपने नाम से। तो ये चोरी होती है, ये तो फैक्ट है, इसके अंदर कहीं कोई शक नहीं है। अब पॉइंट आता है कि क्या किसी ने मेरी कहानी से कुछ उठाया। जैसे तांडव आई थी तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि इन्होंने जनता स्टोर से बहुत कुछ उठाया, और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं है ऐसा, उन्होंने जनता स्टोर से नहीं उठाया। हालांकि मैं चाहता तो उस पर थोड़ा सा शोर मचा लेता कि अरे मेरी कहानी उठा ली, मेरी कहानी उठा ली करके कर सकते थे, लेकिन मुझे रियलाइज तो नहीं है। जो एक कुछ हिस्से जो मेरे को दोस्तों ने कहे कि ये मिलते हुए सकते हैं, वो ऐसे हिस्से थे कि वो मैं लिखूं, तांडव के राइटर लिखे या कोई और लिखे, उन हिस्सों को वैसा ही दिखाया जाएगा क्योंकि वो होता ही वैसे। मैं एक उदाहरण अभी हाल में आपको देता हूँ कि एक पाठक ने मुझसे ये कहा कि ढाई चाल में जो सतवीर और रामपुर का कैरेक्टर है, ये मिर्जापुर के गुड्डू और बबलू से मिलता है, वहां से उठाया हुआ है। तो मैं सुन के थोड़ी देर मैंने सोचा कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कहना चाहते हैं। तो मैंने फिर उनको जवाब दिया और उन्होंने बाद में लाइव भी किया था उसके ऊपर। तो मैंने उनसे कहा कि गुड्डू बबलू और ये पूरे कैरेक्टर के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उनको सिमिलरिटी क्यों दिखती है मैं आपको ये भी बता, मैं इसका एग्जांपल से ले रहा हूँ कि एक राइटर के तौर पे जब आप चीजों को देखते हैं, कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, तो क्या चीजें हैं जो एक जैसी हो सकती हैं, क्या नहीं। तो उनको ये लग रहा था कि हथियारों का बिजनेस जो पूरा का पूरा चल रहा है, जिसको हथियारों का बिजनेस चलाया जा रहा है, सतवीर और रामपुर इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, और गुड्डू बबलू भी वही कर रहे हैं, वो लोग वहां पे गुंडे कर रहे हैं। तो अब हथियारों का जो अवैध हथियारों का बिजनेस है, अवैध हथियार बनने से लेके बिकने का जो मसाला है, वो मुंगेर से शुरू करके आप धार तक चले जाइए, इस एरिया में जितना मैंने स्टडी किया है, सब एक ही जैसे तरीके से चलता है काम। मुंगेर एक टाइम था, मेड इन बिहार, मेड इन मुंगेर करके मौजर आया करती थी, फिर वो बिजनेस ठप हुआ,
क्योंकि 9mm की पिस्टल मिलनी जो है वो प्रतिबंधित हो गई, गोलियां नहीं मिलती, मुंगेर का मार्केट डाउन हुआ, फिर वो मार्केट दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गया, थोड़ा बहुत नेपाल से आना शुरू हो गया। इन द मीन टाइम जो है मेवात एरिया, जहाँ की हजारा की कहानी है, मेवात अचानक से एक बड़ा हब बन के निकल आया जहाँ पे कि हथियारों का बिजनेस होता है। तो बनाने का तरीका यही, कोई बनाता है और उसके बाद बेचने के लिए कोई और है। तो अब ये बनाने और बेचने वाले, मुंगेर में भी यही सिस्टम था, यही सिस्टम जो है वो मेवात में भी है, यही सिस्टम मध्य प्रदेश में, यही उत्तर प्रदेश में। तो कोई भी राइटर जब इलीगल आर्म्स के ट्रेड की बात करेगा तो ये चीज तो आएगी ही आएगी, तो अब उसको कॉपी आप नहीं कह सकते, ये तो होके रहेगा। तो उनको लगा कि ये ऐसा ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है कि गुड्डू बबलू कॉलेज में पढ़ने वाले सिंपल से लड़के हैं, दुनिया से उनकी उम्मीदें कुछ और हैं, अपनी जिंदगी से कुछ और उम्मीदें हैं, एक झगड़े में फंस के एक गैंग का हिस्सा बन गए। लेकिन मेरे जो ये दोनों कैरेक्टर हैं, ये तो बाकायदा क्रिमिनल है, ये शुरू से क्रिमिनल है, और ये एक गैंग छोड़ के दूसरे गैंग में आ रहे हैं। दोनों की उम्र में फर्क है, दोनों की जो लाइफ को लेके एक्सपेक्टेशंस है उसमें फर्क है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन एज अ राइटर उस कैरेक्टर के अंदर करता हूँ, कैरेक्टर की पर्सनैलिटी से लेके उसके एनवायरनमेंट में करता हूँ। तो ये चीज जो है यहाँ पे, इससे मुझे लगता है कि कॉपी नहीं, लेकिन किसी को कहीं कुछ लगेगा कि सिमिलर है चीजें, तो सिमिलरिटी आपको उन चीजों में दिखेगी। तो वहां पे जब मैं एग्री नहीं किया था, तो एग्री ना करने का कारण यही था कि जैसे एनवायरनमेंट की बात हो रही है, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम के लिए आप 4 लोगों से पूछते हैं कि मैं कौन सी किताब पढ़ूं। कोई टीचर कहता है आप उसकी सुनते हैं, कोई पास हो गया आप उसके सुनते हैं। कल भी मैं निशांत जैन जी के साथ एक लाइव रात को कर रहा था, तो निशांत से आते ही लड़के पूछना शुरू हो गए कि अरे मुझे बताइए हम कैसे यूपीएससी की तैयारी करें। और निशांत कहते हैं कि अब मुझे बहुत साल हो चुके हैं, जो था मैं बता चुका हूँ सब कुछ, बहुत साल हो चुके हैं, हम आगे बढ़ गए। तो लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है ऐसी ही है। तो ये जो चीज आप देखें कि बच्चे को किताब चाहिए, किताब के लिए कैसे गाइडेंस लेता है, ये निशांत के समय भी चेंज नहीं हुआ, उनसे पहले के बैच का मैं हूं, मेरे में भी चेंज नहीं हुआ और अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो जब आप इस स्ट्रगल को लिखेंगे तो स्ट्रगल को लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रगल ऐसा ही रहेगा। तो वहां पे जो मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो इसीलिए था कि वहां कहानी का हिस्सा उठा हुआ नहीं दिखा। जो हिस्से जो है बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत कॉमन हिस्से हैं, वो कॉमन हिस्से तो ऐसे ही दिखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं वहां पे मैं कोशिश ये कर रहा था कि राइटर्स, जो नए राइटर्स हैं, उनको ये समझ में आए कि आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आप किसी चीज को कैसे क्रिएट करेंगे, आप उसी एक एनवायरनमेंट को कैसे डिफरेंट तरीके से दिखाएंगे। और हमारे सामने बहुत सुंदर उदाहरण प्रेमचंद और रेणु है, जो दोनों ग्रामीण कहानियां लिखते हैं, लेकिन आपको कभी नहीं लगेगा कि प्रेमचंद जो है वो रेणु जैसा लिखते हैं या रेणु जो है प्रेमचंद जैसा लिखते हैं। आज तक कभी कंपैरिजन हुआ ही नहीं है कि दोनों का वो है, लेकिन दोनों जो है ग्रामीण जीवन की बात करते हैं, दोनों ग्रामीण और लोगों के उस जीवन की बात कर रहे हैं। तो दोनों ने क्या किया था कि अपने अपने एरिया में एक नई चीज आइडेंटिफाई करी कि किसको वो दिखाना चाहते हैं, और उसके साथ उन्होंने इस जीवन को फोकस किया पूरा का पूरा। तो वो एज अ राइटर, अगर आप, क्योंकि सारी चीजें तो दुनिया में सबके सामने, तो ऐसा तो है नहीं, कैसे आप करेंगे? आपको वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज को हम आइडेंटिफाई करके डिफरेंशिएट करें। और यहाँ पे एक पॉइंट मुझे और आता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, तो हमारे एक साथी लेखक है, उनका ये कहना होता है कि जिस विषय पे मैं किताब लिख रहा हूँ उस विषय पे मैं कोई किताब नहीं पढ़ता। उनका ये कहने का कारण है कि उनको लगता है कि पढ़ते हुए कई बार क्या होता है, आपके दिमाग में कुछ चीज रह जाती है, अनकॉन्शियस माइंड, और कभी लिखते हुए ऐसा लगे कि ऐसा आता है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं इसका उल्टा करता हूँ। तरीका उनका भी ठीक है, तरीका मुझे लगता है, तरीका किसी एक का वो नहीं, आप किस तरह के व्यक्ति हैं आपको उससे तय करना है कि आप कैसे लिखते हैं। मुझे लगता है कि मुझे सारा पढ़ लेना उस विषय से जुड़ा हुआ, सारा पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ हो चुका है, तो फिर आप तय करें कि अब आप क्या डिफरेंट करेंगे। जनता स्टोर देखने से पहले मैंने गुड़ाल देखी, मैंने हासिल देखी, मैंने अपना मोर्चा पढ़ी, मैंने महाभोज पढ़ी, जो मेरे पास ऑप्शन थे मैंने सब कुछ देख लिया। मैंने इनफैक्ट सुदीप नागरकर के समय एक बुक आई थी जेएनयू पे, वो भी पढ़ी मैंने। और ये पढ़ने के बाद मुझे आइडेंटिफाई हुई 2 चीजें जो किसी ने बहुत अच्छे से नहीं दिखाई। एक तो जाति बहुत स्ट्रांगली निकल के नहीं आई किसी के अंदर, और दूसरा छात्र संगठन, ये कहीं भी निकल के नहीं आया। तो मुझे लगा कि ये मेरी यूएसपी होगी, इस यूएसपी के ऊपर जो है मैं बात करूंगा और उसी कहानी को मैं एक नए तरीके से देखूंगा। तो एज अ राइटर बस उतना सा ही देखना है, बाकी कुछ चीजें सेम ही रहेंगी। चुनाव में भीतरघात होगा ही होगा, डमी कैंडिडेट जगह होंगे, और जो है कहीं ना कहीं आपको अपना ही आदमी जो है कोई ना कोई धोखा देके चला ही जाएगा। ये तो कोई भी कहानी लिख रहे राजनीति की, ये 3-4 एलिमेंट तो आके रहेंगे, ये कॉपी नहीं हो सकता, ये कॉपी नहीं। हाँ, वो बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे इससे ना 2 फॉलोअप सवाल हैं। पहला तो ये है कि आप खुद छात्र राजनीति में थे, जयपुर में आप एक्टिव थे,
मतलब आपने एक पूरा समय वैसा बिल्कुल इन द थिक ऑफ इट बिताया है, जहाँ पे वो आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है। अब वो जो भी है डिग्री उसकी अलग हो सकती है, पर आपका अपना आपने वो दुनिया बहुत करीब से देखी है। तो उस एक्सपीरियंस का कितना इसमें ट्रांसलेट हुआ, और कितनी आपको मुश्किल हुई या फायदा हुआ कि जैसे अगर आपने एक पर्सपेक्टिव देखा है, लेकिन जब आप किताब लिख रहे हैं तो आपको उसे एक बड़े लेवल पे लिखनी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक पात्र का एक्सपीरियंस है, और जो लेखक का एक्सपीरियंस है वो बहुत दूर जाके उस पूरे सीन को देखने का है। तो क्या उससे हेल्प मिली, या उल्टा आपको बैक ट्रैक करना पड़ा, कैसा रहा वो? ये मिक्स रहा। पहला तो क्या है कि क्योंकि अपन साहित्य बैकग्राउंड के नहीं है, तो एक तो फॉर्मेट ही नहीं पता कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कई बार वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि नहीं पता था, तो आप नए तरीके से सोच पा रहे हैं। मेरा अपना अनुभव जो है उसमें राजनीति को जो देखा है, तो उसकी अंदरूनी चीजें समझना जो है मेरे लिए तुलनात्मक रूप से आसान रहा। और अब जो चैलेंज है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से जब किताब आई थी, यूनिवर्सिटी से 17-18 साल हो चुके थे। इन 18 सालों में क्या यूनिवर्सिटी वाकई चेंज हुई है, क्या छात्र राजनीति चेंज हुई है, मेरे टाइम की कहानी जो है क्या वो कहानी आज भी उसी तरीके से चलती है, तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा, ये मेरी कहानी है, मेरी कहानी में आप क्यों इंटरेस्ट लेंगी? जब तक वो कहानी आपके आसपास की, आपके आसपास के कैरेक्टर की नहीं है, आपको या तो मैंने कुछ ऐसा, मैं कुछ बड़ा अटल जी बन गए, नेहरू हो गए हैं आप, कि इसके बाद आपकी स्टोरी सब जानना चाहते हो, वो आप है नहीं। तो आपकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट जो लेगा वो तभी लेगा जब उसके आसपास के कैरेक्टर या तो कहीं आए, या आप उसके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट दे दें। मुझे लगता है ये दो चीजें हैं, सरप्राइज कर दीजिए या फिर आप उसको आसपास के कैरेक्टर्स भी कहीं कनेक्ट करवा दीजिए। तो मैंने उसके बाद 2016 के बाद में जेएनयू में बहुत जाना शुरू किया, डीयू में जाना शुरू किया, और ऑफिस के काम से मैं जिस भी शहर, और फॉर्चुनेटली उस पीरियड में तो ऐसी उसमें जॉब में था कि मैं यूनिवर्सिटीज का चक्कर बहुत काटता था अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिवर्सिटीज जाने के बाद में प्रोफेसर से ही नहीं मिलता था, कई बार बच्चों से बात कर लिया करता था। तो मुझे ये समझ में आना शुरू हुआ कि कौन सी चीजें हैं जो आज भी वैसी ही चल रही हैं जैसे उस समय में थी, और कौन सी चीजें हैं जो आज नहीं चल रही। अब यहाँ पे एज अ राइटर मुझे डिसाइड करना था कि क्या मुझे दिखाना है जिसका कि उस एरा का होने का रेलेवेंस आज भी बनता है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो उस एरा का होने का आज दिखाने का रेलेवेंस नहीं है, और कहाँ आज कनेक्शन होगा। वो फिर क्रिएटिव प्रोसेस में वो सारी चीजें चेंज होनी शुरू हुई। जैसे मुझे लगा कि मोबाइल नहीं थे, और उस चीज का जो है पेजर जो है, वो पेजर कम्युनिकेशन टाइम किस तरह से चेंज हो रहा है, तो पेजर का जिक्र छोटा सा ही है उसके अंदर, लेकिन वो आता है कि कम्युनिकेशन कैसे चेंज होता गया, ताकि आप कहीं ना कहीं इसको कंपेयर कर सकें कि तब के टाइम से आज के टाइम में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। उस समय में जब मोबाइल फोन नहीं थे, तब भी कम्युनिकेशन सभी छात्रों में किस तरीके से होता था, फटाफट फटाफट चीजें फैल ही रही हैं, वो कैसे किया जाता था। तो वो जो डिफरेंशिएशन है, वो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा वहां पे जिक्र है उसका कि समझ में आए। राजनीति, टिकट देने के तरीके और लोगों के एक दूसरे के साथ जो बर्ताव है, उसके अंदर मुझे लगा कोई चेंज नहीं। जो चेंजेस नहीं है उस चेंजेस को मैंने एज इट इज ही रखा वहां पर। तो मतलब इंसान का बेसिक नेचर बदलता नहीं है जी, हमें बदलने के साथ तरीके बदल जाते हैं, पर वो जो बेसिक्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज और बहुत प्रोमिनेंटली, एक्चुअली दोनों किताबों में बहुत प्रोमिनेंटली कास्ट पॉलिटिक्स है, ठीक है। मतलब आप उसे ढकते भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ना अंडर द टेबल उस चीज को डील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने वो खोल के सामने रख दिया है कि ये ऐसा है, ऐसा होता है, बहुत चांसेस थे कि ये रिस्क गलत भी जा सकता था। हाँ। तो ये और मतलब ये हो सकता था कि अगर ये थोड़ा सा भी एक चीज इधर की उधर हुई और ये अगेंस्ट जा सकती थी ये चीज, जिसे बहुत रिफ्रेशिंग रहा जो एक्सपीरियंस रीडर का, या जो चीज बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट की गई, वो कहीं ना कहीं बहुत विवादास्पद हो सकती थी। उसे क्या आपने कॉन्शियसली डील किया है उस चीज को सेंसिटिव बनाने में? ये नहीं, मुझे ये कास्ट पॉलिटिक्स जैसी है वैसा ही दिखाना है। मुझे उसमें जो चैलेंज मेरा खुद का था, हम सब बायस्ड है कहीं ना कहीं, कम या ज्यादा। तो मुझे जो एंश्योर ये करना था कि क्या मेरा किसी कास्ट के प्रति कोई बायस है, मैंने सोचना शुरू किया कि कहीं किसी के प्रति कोई बायस तो नहीं है मेरा। तो जो बायस मेरे थे और जो है मेरे कुछ के प्रति है, टाइप कास्ट हम कर देते हैं तो है, तो मैंने उसको नोट कर लिया कि ये मेरा बायस है, और ये जो बायस है ये मुझे लिखते हुए इंश्योर करना है कि ये मेरा बायस कहानी में नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो कहानी में नजर आना शुरू हो जाएगा, जो आप कह रहे हैं वो चैलेंज आएगा। क्योंकि फिर क्या होगा कि उस बायस की वजह से
मैं कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को उस रूप में दिखाने की कोशिश जबरन करूंगा जो शायद वो कैरेक्टर नहीं था। तो वो वाला फर्क मुझे इंश्योर करना था कि ये रहे। और ये दोनों चीजें जो है मुझे दोनों किताबों में, पहली किताब में तो मुझे सबसे बड़ा इशू ये था, मेरा सरनेम ही बड़ी मुसीबत है मेरे लिए, क्योंकि राजस्थान में जो चौधरी है वो जाट होते हैं और जाट राजपूतों की बनती नहीं है। तो मुझे लगा कि यार कहीं मैं राजपूतों के प्रति कुछ ऐसा लिखूंगा तो राजपूतों जाट है, इसने हमारे अगेंस्ट लिखा है, और जाटों को जो है लगे कि ये तो अपनी कौम का आदमी था, ये आदमी क्यों ऐसा लिख रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान है ढाईचाल के अंदर, तो ढाईचाल में मुझे लग रहा था अच्छा मैं हिंदू हूं तो क्या मैं ऐसा तो नहीं कि मैं हिंदुओं के पक्ष में कुछ लिख दूं, या मैं ऐसा कर दूं कि नहीं नहीं मुझे दिखना चाहिए कि मैं सेकुलर हूं। इस चक्कर में मैं उस चीज को दबा जाऊं जो कि गलतियां मुसलमानों की तरफ से भी होती हैं। तो वो वाले जो फिर वही बायस वाली चीज है, उस बायस को आप आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि ये मेरे बायसेस हैं और ये बायस मेरे राइटिंग में नहीं आना चाहिए। क्योंकि राइटर से जो लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, राइटर हो या जर्नलिस्ट हो, दोनों से मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन उनकी ये है कि आप उनको अनबायस्ड चीज दें। और वहां पे मेरा बायस जब आना शुरू हो जाएगा तो फिर वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मेरी कोशिश अभी तक तो यही रही है कि बायस को मैं नहीं आने दूं मेरी राइटिंग के अंदर। वो झलकता है, क्योंकि ये मेरी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट भी है, क्योंकि ढाईचाल जैसा मैंने बोला कि मैंने पहले पढ़ी, तो कई जगह पे ना चीजें उस पॉइंट पे आते 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 हुए रुक जाती हैं, कि जैसे अब आपको लगने लगा है कि प्रिडिक्टेबल है या बायस आ रहा है या इसी तरह से दिखाया जाएगा, या जैसा आपने बोला कि सेक्युलर होने की कोशिश वो किसी के लिए भी हो, दोनों तरफ से किसी को भी किसी को अपीज करने वाली बात हो, वैसा नहीं है, वो नाइसली बैलेंस्ड है। मतलब आपने उन मुद्दों को उठाया है लेकिन आप मूव ऑन कर गए हैं बहुत स्विफ्टली दूसरे पॉइंट पे, कि किसी एक चीज को पकड़ के ना मुद्दा बनाने का मौका नहीं मिलता है किसी को। वैसे मुझे कभी कभी लगता है ना कि एज अ मार्केटर में मौका दे देना चाहिए ताकि थोड़ा सा शोर तो मुझे लोगों को पता चले। क्या आप करना चाहते हैं ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा राइटिंग में नहीं करना चाहता, मैं पोस्ट में करने को तैयार बैठा हूँ। हाँ, पोस्ट में आप कर लेते हैं, पोस्ट में आप ठीक ठाक पोस्ट में किया जा सकता है, लेकिन राइटिंग में क्योंकि वो फिर एक बड़े सेगमेंट के पास जा रहा है जो कि आपको शायद नहीं भी जानता, तो नहीं जानता, तो वो मैं नहीं चाहता कि उसके विचारों को मैं किसी तरीके, मैं उसके सामने चीजें ओपन रख देना चाहिए, ये है आप तय कर लीजिए। जैसे वो दुकानदार नहीं चाहता कि आप जाएं तो ये सफेद शर्ट भी है, ये पिंक शर्ट भी है, ग्रीन शर्ट है, और आप देख लीजिए अब आपको जो पसंद आए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस दुकानदार की तरह आपके सामने सारी चीजें रख दूं कि ये है, नाउ यू डिसाइड कि आपको क्या तय करना है। अच्छा, जैसे मुझे गुलाल याद आई थी कई बार आपकी किताब पढ़ते हुए, एंड अच्छी चीज ये है कि कहीं उसकी छाया दिख रही है, क्योंकि वो पहले आया है काम, तो ऐसा नहीं है कि उसकी छाया दिख रही है। एक है कि आपके काम ने किसी और दूसरे काम की याद दिलाई, और एक है कि मैं पढ़ के बोल रही हूँ कि यही तो वापस हुआ है। थैंकफुली वैसा नहीं था। तो मतलब वो वाली चीज थी कि उससे अलग रखते हुए, जैसे आपने पहले भी कहा कि कई चीजें तो जो यूनिवर्सल है वो वैसी ही होती हैं। तो आपको कभी किसी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि जैसे आपने कहा कि आप सारी चीजें उससे जुड़ी हुई पढ़ लेते हैं, तो ये दिक्कत नहीं हुई कि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो उस चीज से कैसे निकाला जाए राइटिंग के प्रोसेस में? गुलाल वाला जो आपने कहा वही अपने आप में बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि गुलाल जो है काफी हद तक राजस्थान यूनिवर्सिटी को तो राजपूतों की राजनीति दिखा रहा है। अब राजपूतों की राजनीति तो वहां आ ही रही है हमारी कहानी, तो मेरे को वो एक चैलेंज था कि क्या ये ऐसा दिखेगा। लेकिन उन्होंने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो पॉलिटिक्स दिखाई, वो दिखते ही मुझे लगा कि डिफरेंशिएशन सबसे पहला यहीं पर है, क्योंकि वो जो उन्होंने दिखाया था वो एक्चुअली चुनाव ऐसे होते नहीं, तो वो पहली चीज तो उनकी गलत थी। दूसरा जो है उसके अंदर कल्चरल सेक्रेटरी वाला जो रोल है वो एक्चुअली राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा है, और वो पैसे कमाने के लिए अध्यक्षों का वही एक रास्ता है कि वहां से पैसा कमाया जाता है। तो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे बनाया गया है वैसे भी नहीं बनता। तो मुझे था कि इस चीज को तो हम देख ही कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने राजपूत पॉलिटिक्स की जो बात की, हो सकता है के जैसे कैरेक्टर हो कुछ, और एक आध कभी कभी टकरा जाएंगे, लेकिन वहां राजपूत पॉलिटिक्स भी उसके अंदर भी एक बड़ा अलग है। वो दारोगा, वो क्या करते हैं कि जिस राजपूत को दबाना है उसको कहते हैं दारोगा है। तो दारोगा हुए जो कि राजाओं से दासियों के बच्चे थे। तो अब वो क्या करते हैं कि विद इन राजपूत जो है, एक तरफ वो राजपूत प्राइड है, विद इन कम्युनिटी, उसके बाद फिर उनके बीच में वो डिस्प्यूट अलग अलग, जैसे ब्राह्मणों में भी हम यही कर देते हैं, कह रहे यूपी में देख लीजिए वो सरयू पारी नहीं है कहानी को, हम अपनी ही कम्युनिटी के अंदर अपने से नीचा है। तो वो सारी चीजें भी वहां थी, तो मुझे लगा कि क्या वो वाला एंगल यहाँ पे आ सकता है कि राजपूत किस तरह उसको देख रहे हैं, क्या उस चीज को मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो वहां पे कोशिश वो रही कि डिफरेंशिएशन किया जाए।
तो मेरे लिए वो आसानी था, तो देख लिया और देखने के बाद आइडेंटिफाई हो गया कि क्या हो चुका है और क्या ऐसा होगा। जो चीज बिल्कुल नहीं चेंज हो सकती तो नहीं हो सकती है, उसका तो कोई तरीका नहीं। क्योंकि राजस्थान में अभी भी वो राजाओं का जो महत्व है, जयपुर में नहीं है, जयपुर में राज परिवार का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन आप जोधपुर में देखें, जोधपुर में महाराज का क्या गजब वो रेपुटेशन है, इज्जत है उस तरह से, तो वो चीज आपको वहां पे नजर आती है। तो ये भी था कि कहाँ के महाराज कहाँ के नहीं, और राजेश सिंह राठौड़ सीएम बन चुके हैं तो वो महाराज को भाव नहीं दे रहे उस हिसाब से, लेकिन जो कम्युनिटी वोटिंग है वो कम्युनिटी वोटिंग उनको मजबूर कर रही है कि महाराज को उनको भाव दे। तो वो डिफरेंशिएशन मुझे लगता है कि वहां नहीं था, जो गुड़ाल में ये चीजें नहीं नजर आई थी, वो जनता स्टोर में दिखाई जा सकती है। पर आपकी पहली किताब राइटिंग के लेवल पे काफी मैच्योर, और दूसरी चीज ये कि आपकी पहली किताब उपन्यास है। जनरली लोग ऐसे धीरे धीरे कदम रखते हैं कि स्टोरीज ले आओ, स्टोरीज का कलेक्शन है या कुछ ऐसा है। उपन्यास लिखना पहली बार में, वो भी जैसे जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, जैसा आपने बोला कि आप लिटरेचर से नहीं है, लिखने का जो आपका इसके पहले का एक्सपीरियंस था वो उपन्यास के लेवल का तो नहीं था। तो पहली बार में ये रिस्क लेना, मतलब कितना कॉन्फिडेंट थे आप? मुझे लगा कि ये ज्यादा आसान है मेरे लिए शॉर्ट स्टोरी मुश्किल थी, क्योंकि आप अगर मेरा राइटिंग अपार्ट फ्रॉम नॉवल देखते हैं तो मैं सटायर लिखता हूँ, जो कि 2,500 वर्ड्स में मैं लिखता था। हाँ। तो वहां पे क्या है कि आपको हंसा के छोड़ देना है, तो उसका एंड कैसे भी हो, हंसते हुए हो जाए, बात वहां खत्म हो जाती है। शॉर्ट स्टोरी के अंदर मुझे वही चैलेंज रखना था कि मैं इतने सारे इमोशन को, और ये शायद मेरी वही कमी है कि मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं उन इमोशंस को इतने कम शब्दों में बता ही नहीं पा रहा। तो या तो मैं 2 लाइन में आपको सुना दूंगा कहानी, 2 लाइन में कहानी बताने का हुनर मेरे पास है, और नहीं तो फिर वो जो है 2 लाख शब्दों में जाने को मैं तैयार बैठा हूँ। बाकी मुझे बुनना, मुझे लगता है पर्सनली मुझे कनेक्शन बिठाना मुझे बड़ा पसंद आता है चीजों का, कि कहीं क्या हुआ, कैसे कनेक्शन हुआ। उस चीज ने जनता स्टोर में और ढाई चाल दोनों में बड़ी हेल्प की, कि अगर एक घटना कहीं होती है, दूसरी घटना कहीं होती है, तो उन दोनों घटनाओं का आपस में कनेक्शन कैसे बिठाया जा सकता है। तो मुझे लगा कि ये वाला जो हुनर है उपन्यास के अंदर, तो ये चीज है कि आप बुनते कैसे चले जाएंगे चीजों पर। मेरे पास बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हैं, उनको मैं कैसे बुनूं आपस में। तो मुझे लगा जो हुनर है उसी हुनर को एक्सप्लोर करते हैं, रिस्क लेना ही है तो वहां लिया जाए ना, जो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि मैं ये कर लूंगा। तो इससे हुआ ये। तो मतलब फ्यूचर में भी हम उपन्यास की ही उम्मीद रखें? हाँ, मुझे लगता है कि वही शायद ज्यादा वो रहेगा। और मुझे क्योंकि जो बातें कई बार जब उपन्यास लिख, जो बाकी बातें कहनी हो तो मैं फेसबुक पे लिख देता हूँ। मुझे लगता है कि या तो हो गया लिखा, अब क्या बचा है। जो बड़ी चीज है, जो बड़ी चीज मैं नहीं वहां पे कह पा रहा हूँ, और वहां पे जो चीज ह्यूमर ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो जो ह्यूमर में नहीं कह पा रहा हूँ, जो मैं सीरियसली कहना चाहता हूँ, वो उपन्यास मुझे लगता है सही तरीका है मेरे पास जाने के लिए। अच्छा, ये इसमें एक चीज और बताइएगा। ढाई चाल में जैसे हजारा एक काल्पनिक जगह है, उसके सारे पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन सारी घटनाओं को पढ़ते हुए ऐसा नहीं है कि कोई भी जो थोड़ा सा अपने आसपास के मतलब न्यूज पढ़ रहा है, थोड़ा भी अपने आसपास की होती चीजों से वाकिफ है, वो अपने दिमाग में कनेक्शन नहीं जोड़ सकता। तो वो कहानी आपने उन्नाव से उठाई थी? हाँ, उन्नाव उसमें एक बड़ा वो है। हाँ। तो मतलब कितना था वो आइडिया, शुरू कहाँ से हुआ था? वो क्या उन्नाव की घटना से शुरू हुआ था, या फिर वो फिट हो गई आपके किसी नैरेटिव में? उन्नाव की घटना असल में मेरे दिमाग में अलग से था उसके बारे में लिखने का, और फिर इधर जो है मेवात की जो पूरी कहानी है वो एक अलग, ये 2 चीजें मेरे दिमाग में अलग अलग चल रही थी कि इसको ऐसा किया जा सकता है, इसको ऐसा किया जा सकता है। और ये शायद उसी टाइम चल रहा था जब जनता स्टोर भी दिमाग वो हो रहा था, राइटिंग प्रोसेस था, कि उन्नाव सॉरी मेवात का एरिया जो है उसकी सारी स्टडी में उस बीच में कर रहा था, क्या चल रहा है, कैसे होता है। क्योंकि पॉलिटिक्स अचानक से उस एरिया में बड़ी गाय को लेके बहुत ज्यादा चली थी, और उसके बाद उसका वेस्टर्न यूपी में भी इम्पैक्ट दिखा बहुत। फिर इधर ये हुआ, इन द मीन टाइम उन्नाव वाला इंसिडेंट हो गया। तो दोनों इंसिडेंट्स मेरे को लगा कि ये बड़ा, मतलब उन्नाव ने तो बहुत झकझोरा मुझे, और जब मैंने उन्नाव के बारे में स्टडी करना शुरू किया तो मुझे कई सारे इंटरेस्टिंग चीजें और मिलनी शुरू हुई। मुझे उस घटना से जुड़ी 2 साल पुरानी न्यूज मिली जो बहुत से लोगों ने पढ़ी नहीं है। उस न्यूज को पढ़ने के बाद मेरा पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस उस केस को लेके चेंज हो गया। फिर मैंने मेरे कुछ पत्रकार मित्रों से बात की जो उधर जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुके थे, और इस बीच में चूंकि ड्राइव करता रहता हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा वहां जाकर कुछ लोगों से मिलने मिलाने के बाद जो बात हुई, तो मुझे समझ में आया कि ये तो कहानी जो है कुछ और हो सकती है। तो यहाँ पे फिर एक विचार बना कि क्या 2 छोटे छोटे उपन्यास की जगह क्या ये एक उपन्यास हो सकता है, और क्या ये एक उपन्यास
दो ऐसे मुद्दों को जिनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, दोनों को एक साथ दिखाया जा सकता है। और फिर वही जो कनेक्शन बिठाने की बात थी, वो कनेक्शन बैठ गया। मैंने कहा कनेक्शन बैठ गया है तो चलो फिर इसी को चलने देते हैं। लालच नहीं करना चाहिए कि 2 उपन्यास हो जाएंगे मेरे इसके बाद। एक आए पर अच्छा आए, बजाय इसके कि 2 एवरेज आए। नहीं, ये अच्छी सोच थी, क्योंकि एक अच्छा आया है, दैट कैन बी अश्योर्ड कि पढ़ के मतलब वो चीज लगी। और ऐसा जैसे 2 अलग अलग नैरेटिव जो आपने बोला कि मिक्स हुए हैं, वो ऐसा नहीं लगता कि फोर्सफुली डाला गया है। अच्छा, इसी में एक चीज और बताइए, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ मेरा ऑब्जर्वेशन एज ए रीडर कि फोर्सफुली नहीं डाला गया। जब आप लिख रहे होते हो, इतनी सारी चीजें हैं लिखने के लिए, तो क्या ये लालच नहीं होता कि ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं? ये होता है, लिख भी देता हूँ। तकलीफ होती है काटना हो। मतलब जो कटे हैं ना हिस्से, मैंने उन हिस्सों को कई बार दोस्तों को सुनाया और सुनने के बाद कहते ये तो होना चाहिए था। तो उनका कहना सही है, वो होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं एडिटर ने भी काटा, फिर उनके वही जो बहस होती है हुई, तो उनके तर्कों से मुझे भी लगा कि ये एक्चुअली इंडिविजुअल पोर्शन बहुत अच्छा है, हो सकता है पढ़ने में लोगों को मजा भी आए, लेकिन क्या जो आपने एक शब्द शुरू में इस्तेमाल किया था, कहानी कसी हुई है, तो क्या ये कहानी इसकी वजह से कसी रहेगी? क्या इस इंसिडेंट का वाकई होने से कहानी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? तो गाय का जो जिक्र है, जब चंगेज खान डिस्कशन में बताता है कि यहाँ पर पहले इतिहास क्या था, जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो तबलीगी जमात तो शायद पब्लिक में बहुत बाद में आया, ये कोरोना के समय, लेकिन वो मुझे रिसर्च में उस पीरियड में जब उसका इतिहास मिला तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो वहां पे अल्वर मूवमेंट के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। हिस्ट्री का विद्यार्थी नहीं हो तो हो सकता है हिस्ट्री वाले कहें कि ये क्या बकवास कर रहा है, तो हमें पता है, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर, और मैंने उसको लिखा, बहुत सारा लिखा था, लेकिन एक्चुअली उतनी सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत कहानी में नहीं थी। वो सिर्फ ऐसा था कि मैं किसी को एकेडमिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लिखने में अपने अंदाज में रहा था, तो पढ़ने में आपको शायद मजा आता, इससे शायद सुनने में सबको अच्छा लगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन कहानी को वो कोई बहुत बड़ा फ्लो नहीं दे रहा था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्या ये कम होना चाहिए। जब एडिटोरियल से भी बात हुई तो उनका भी ये फीडबैक था कि ये फिर आगे ज्यादा बड़ा जा रहा है, मजेदार है पर ज्यादा जा रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया इसको छोटा करते हैं। तो ये छोटा करना है ना, वो एक्चुअली इतना तकलीफ देता है ना, ये कई बार ऐसा होता है कि मतलब मेरे पास, मेरी पत्नी इस बात से परेशान है, मेरे पास 7-8 साल पुराने शर्ट, 10 साल पुराने शर्ट पड़े हुए हैं, क्योंकि वो मैंने खरीदा था, तो मैं अब नई जॉब शुरू हुई तो उसमें कम पैसे में खरीदा, वो इमोशनली अटैच हो। मैंने कहा यार अब वो आती भी नहीं, फिट भी नहीं होती, बटन भी बंद नहीं होते, लेकिन उसको रखा हुआ है। कहती पोछा ही बना देते हैं, मैं पोछा भी नहीं बना देता। तो वो वाली चीज जो है कहानी लिखते टाइम आती, करिए मैंने इतना रिसर्च करके ढूंढा था, इतना कुछ लिखा, और उसके बाद आप कटवा दे रहे हो। लेकिन खैर काटना पड़ा, फिर आपको डॉक्टर की तरह काम करना पड़ता है कि अब जो है सो है, ये तो कटेगा। हाँ, नहीं तो वही ये जैसे मुझे आपकी बातों से भी लगा, ये मेरा सवाल होता अलग फॉर्म में होता, पर मतलब आपने टुकड़ों में एक्चुअली सही बोलूं तो उसका जवाब दे दिया है। क्योंकि जैसे आपका एक्सपीरियंस अपनी जगह पे जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है, पर आपका एक्सपीरियंस जैसा मैंने पहले भी बोला कि एज अ कैरेक्टर आप मान सकते हैं, कितनी रिसर्च लगी थी इन दोनों किताबों को लिखने में, क्योंकि इन दोनों किताबों का सही होना, और जैसे ढाई चाल में बहुत रेफरेंसेस आते हैं जो आपने अभी खुद भी मेंशन किए कि हिस्टोरिकल चीजें जो आती हैं, जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जो जनरल पॉलिटिक्स चल रही है, जो सेंटर में हो रहा है उससे असर पड़ रहा है, मतलब इतने सारे फैक्टर्स हैं इसमें कि लेवल ऑफ रिसर्च और लेवल ऑफ एक्यूरेसी दोनों चीजें इसमें काफी चाहिए रही होंगी। जी, तो जनता स्टोर का तो मैं बताया कि उस टाइम तो खैर बहुत सी चीजें तो मेरे पास थी, बाकी यूनिवर्सिटीज में आज के टाइम को देखना था, तो वो मेरे को लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा। ढाई चाल में वो चीज ने ज्यादा समय लिया, क्योंकि ढाई चाल में एक तो ऐसी घटना जो हो चुकी है, और उस घटना के ऊपर आप जरा सा भी इधर उधर होते हैं तो होने के बाद जो है आपको थ्रैश किया जा सकता है कि ये क्या कर दिया तुमने इतने सीरियस केस के साथ। तो ये वाली चिंता, प्लस एक तरफ से वो जो पॉलिटिक्स चली आ रही है हिंदू मुसलमान वाली, इस पॉलिटिक्स के अंदर भी आप साइड तो नहीं लेना चाहते हैं, तो जब आप एक सही चीज को दिखाना चाहते हैं तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि प्रैक्टिकली यहाँ क्या होता है। तो वहां पे सेकेंडरी रिसर्च रही, जो मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर मेरे पास अभी भी, मतलब कोई कभी देखना चाहेगा तो मैं उनको वो पूरे न्यूज लिंक्स दिखाऊंगा कि मैंने कितने न्यूज लिंक्स इकट्ठे किए थे इन सारी घटनाओं से जुड़े हुए, चाहे वो हथियारों का बिजनेस हो, चाहे उन्नाव केस हो, चाहे वो गाय को लेके हो। इसके बाद इन द मीन टाइम मैंने कुछ एक जर्नल जो है उसका भी थोड़े पैसे खर्च करके जर्नल की सब्सक्रिप्शन, क्योंकि पूरा आर्टिकल नहीं मिल पा रहा था मुझे, जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन थी, तो उनका वो करके मैंने जहां से फ्री में हो पाया कि फ्री सब्सक्रिप्शन ले लो 15 दिन का, मैंने कहा एक आर्टिकल इससे पढ़ लेते हैं, 4 ईमेल आईडी से ले लेते हैं, जहां नहीं हुआ वहां कुछ डॉलर खर्च नहीं करने। तो वो सेकेंडरी रिसर्च रहा। फिर प्राइमरी रिसर्च में बहुत सारे लोग रहे,
और ये प्राइमरी रिसर्च का एक्चुअली आइडिया जो है मुझे इसी से आना शुरू, सेकेंडरी रिसर्च के थ्रू। जयपुर में था एक दोस्त है अवनींद्र मिश्रा, उनसे ऐसी कुछ बात हुई तो उन्होंने कुछ किस्से सुनाने शुरू किए। उनके किस्सों से मुझे समझ में आया, फिर मैंने उसको ढूंढा, फिर उनके साथ एक बार मैं उस एरिया का चक्कर मार के आया जयपुर की ट्रिप के दौरान, तो एरिया देख के आया कि अच्छा ये एरिया कैसा है। तब मैं जगह का नाम ओरिजिनल रखना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि हजारा जो है ये हजारा किसी भी राज्य में पाया जा सकता है और ऐसी घटना किसी भी राज्य में हो सकती है, तो इसलिए हमने उसको हजारा कर दिया। तो वो जगह समझ में आती है। एक दिन मंजीत ठाकुर है, पत्रकार हैं, इंडिया टुडे में हुआ करते थे, अभी दूसरी जगह मूव कर चुके हैं, उनके साथ मेरी कुछ चर्चा ऐसी चल रही थी। तो चर्चा में करते करते कमलेश सिंह जी हैं जो इंडिया टुडे में मैनेजिंग एडिटर है, कमलेश जी बाहर आए, उन्होंने कहा और क्या लिख रहा है, तो मैंने कहा ये कर रहा हूँ, यहाँ पे हूँ और ये अटका हुआ हूँ। तो उन्होंने सिगरेट पीते पीते एक लाइन कुछ बोल रही है और उस लाइन के बाद एकदम से मेरा दिमाग जल रहा है कि बत्ती जल रही कि यार ये क्या इन्होंने कहा है। फिर मैंने उस पॉइंट पे सर्च करना शुरू किया, तब जो वो 2 साल पहले की घटना थी, वो 2 साल पहले की घटना की न्यूज मुझे मिलती है। मैंने कहा ये एक नया पर्सपेक्टिव इसके अंदर आ गया है। सौरभ द्विवेदी से एक दिन ऐसे वो हम सब लोग पहले काम कर चुके हैं साथ में, तो सौरभ से एक दिन बात हुई, तो सौरभ ने भी कुछ इनपुट्स बताए उसकी ट्रिप के दौरान। उन इनपुट्स के बेस पे फिर मैंने, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरी बात, मैंने किसी को ये नहीं बहुत ज्यादा कहा कि कहानी में मुझे कुछ आइडिया दी, ऐसे ही बता रहा कि मैं ये सोच रहा हूँ, तो लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया और वहां से वो जो होता है ना कीवर्ड पकड़ना, मैंने कीवर्ड पकड़ लिया, ये वाला कीवर्ड है, अब इस कीवर्ड पे मैं रिसर्च करना शुरू करता हूँ, तो उस पर न्यूज मिल गई, कहीं कोई आर्टिकल मिल गया, तो ऐसे धीरे धीरे चलते हुए तबलीगी जमात भी मैं ऐसे ही पहुंचा था। क्योंकि जब मेरे को अवनींद्र ने किस्से सुनाए, उस एरिया में हम घूम के आए, तो वहां से जब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये जो धर्म परिवर्तन हुआ है ये कैसे हुआ है, यहाँ मुसलमान पहले इस तरह के थे तभी ऐसे कैसे हैं, वो सर्च करते करते मैं तबलीगी का नाम आ गया। तो ये जो चीजें हुई बस वो, तो मुझे लगता है कि फिक्शन के अंदर भी रिसर्च ठीक ठाक करना पड़ जाता है। हाँ, मतलब आपका जो फिक्शन है वो ऐसा फिक्शन नहीं है, मतलब फिर मैं भी साहित्यिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो कभी कभी ना शब्द नहीं मिल पाते। तो ये चीज है ना कि जैसे अगर आप एक फॉर एग्जांपल प्रेम कहानी लिख रहे हैं, तो बेसिकली एक ही फॉर्मेट है, 2 से 3 लोग होंगे, आप उनके आसपास घटनाएं बिठाते जाएंगे, एक अंत हो जाएगा, और आप उसे बिना रिसर्च के ठीक ठाक सा लिख सकते हैं अगर आप अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं तो। लेकिन आपकी जो दोनों किताबें हैं उनमें आपने विषय ऐसे उठाए हैं कि आप वो रिस्क नहीं ले सकते कि आप मतलब ले सकते थे पर फिर कोई जानता नहीं होता, वो अलग बात है, किसी ने पढ़ी नहीं होती पर मतलब आप सतह पे से निकलने का रिस्क नहीं ले सकते थे, तो आपको उसमें सही जड़ें जमानी बहुत जरूरी थी। लेकिन ये बहुत सीरियस सवाल हो गए। आप मुझे ये बताइए कि बाकी सारे कैरेक्टर्स अपनी जगह पे, चंगेज खान कहाँ से सूझा? चंगेज खान का कैरेक्टर जो है वो मुसीबत में निकल गया है मेरे लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कई जगह पे इतने ज्यादा हो रहे थे कि वो डिस्क्रिप्शन कई बार बोरिंग भी होते हैं। अब लिखते हुए आप कोशिश करते हैं, अब मेरे को नहीं, जितना मुझे मेरी समझ है उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, तो ठीक है आप दे तो रहे, लेकिन मुझे लग रहा था बोरिंग हो जा रहा है। तो यहाँ पे निरुपम जी जो संपादक हैं राजकमल में, उनसे बात होती है, उन्होंने कहा ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्या किया जाए। तो उन्होंने ऐसे कहा कि यार कोई कैरेक्टर तुम और क्रिएट कर लो, जो कैरेक्टर जो है इस कहानी का हिस्सा बन जाए, उसके थ्रू हम बात बता दें। तब कैरेक्टर को कहानी का हिस्सा कहाँ से बनाऊं, क्योंकि फिर उसके लिए भी एक कहानी बननी पड़ेगी पूरी। तो ये मेरे को चैलेंज लग रहा था, उनका नहीं ये तो नहीं बैठेगा, लेकिन आइडिया कहीं दिमाग में बैठ गया। तो फिर लगा कि कई बार क्या होता है कि मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ किसी एक पोस्ट देख के समझ में आता है कि अच्छा ये चल रहा है, फिर आप दिमाग लगाते हैं, या जैसे रिसर्च की हम बात करते हैं, किसी ने एक बात कही आपको समझ में आया, तो मुझे लगा क्या कोई ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जिसका और कोई लेना देना ना हो, बस वो कोई एक बात कहे। तो वहां से इसका थॉट आया, वो चंगेज करेगा क्या, कहाँ रहेगा। तो मेरे गांव में एक बाबा थे और उनका जो है, मतलब मैं छोटा था तब का ही मुझे ध्यान है कि उस समय वो बस एक धोती जो है घुटनों तक पहनते थे, जनेऊ है, गमछा है, और भैंस के ऊपर डंडा लेके भैंस चराया करते थे। अब वो जो है जब वहां पे होते तो बच्चों के साथ कुछ न कुछ बातें कर लिया करते, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में कलम होते हैं, जो आम के बगीचे होते हैं, तो आपके 4-5 पेड़ होंगे उस एरिया में, किसी और के हैं, तो करते करते बहुत बड़ा एरिया बन जाता है। तो गर्मियों के दिनों में प्रायः गांव के लोग या बच्चे वहीं मिलते हैं अपने अपने पेड़ के नीचे, उसका ध्यान रखते हुए। तो वहां पे वो भैंस चराते थे, वो क्या करते हैं, अपना कान घुमाते और फिर आकाशवाणी की खबर सुनाते। उनको हिंदी बोलनी नहीं आती, वो आकाशवाणी जो सुनाते थे, वो आकाशवाणी ना वो बाय हार्ट याद करते थे कि एज इट इज वैसे ही मिमिक करते हुए न्यूज एंकर और न्यूज प्रेजेंटर की तरह से बोला करते थे। तो समहाउ वो सोचते सोचते कहीं बैक ऑफ द माइंड उनका ध्यान एकदम से आ गया कि अरे ये
सकता है, क्या कोई ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जो बस बैठ के ऐसे किस्से सुनाए। तो उनका मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर जो है, क्योंकि वहां पे उस एरिया में वो घूम रहे होते थे जहां हम बच्चे आम के लिए बैठे हुए अपने पेड़ के नीचे, वो घूम रहे हैं और इस तरह से हमारी बात हो रही है। तो लगा ऐसा कोई कैरेक्टर हो जो कि बस ऐसे ही बैठा हुआ है, उसके आगे आते जाते लोग पूछ रहे थे और भाई क्या हाल है, ये वैसा आदमी जैसे पनवाड़ी होता है उस तरह का। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि चंगेज खान की आगे पीछे कोई स्टोरी नहीं है, कोई बैक स्टोरी नहीं है, कुछ आगे का नहीं है। मुझे तो मतलब बीच बीच में लगा भी था कि कहीं इन्हीं के साथ नहीं कुछ हो जाए वैसा, कि पढ़ते हुए लग रहा है कि नहीं अब अगला कहीं इन्हीं पे अटैक होगा, लेकिन नहीं। तो चंगेज खान काफी बड़ी, जो मुझे शिकायत हुई वो ये हुई कि माधवी का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं अगर कुछ गिव अवे कर रही हूँ, कोई स्पॉइलर है, टाइम हो गया बुक को आए हुए, अब अगर स्पॉइलर है तो लोगों की गलती है, उन्हें पढ़ लेनी चाहिए थी। तो माधवी का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं लगा। मतलब और शायद कहानी का स्ट्रांग पॉइंट ये था कि वो बहुत ही मतलब लेइंग लो वाला कैरेक्टर था और लास्ट में वही खेल गई बेसिकली, अगर सादे शब्दों में कहें तो। पर उसका कैरेक्टर डेवलप होने का मौका इतना नहीं मिला किताब में। वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो बैकग्राउंड में चल रही है, कहानी चल रही है, साथ में वो चल रही है। वो बहुत इंटेंशनल था, वो इंटेंशनल इसीलिए था क्योंकि आप देखें जनता सब श्याम जोशी कैरेक्टर ऐसा ही है। तो मैं, और ये मेरा ये कह लीजिए कि निजी अनुभव है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा अपने जिंदगी में, और पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी सेंस में ले, जो कि एक समय में कहीं विजिबल ही नहीं थे और एकदम से उसके बाद उनकी विजिबिलिटी आती है, उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो लोग जैसे थे वैसे रहे नहीं। उनके जो भी अनुभव रहे, जिस तरह की चीजें रही, या कई बार उनके अंदर की दबी इच्छाएं जो पहले प्रकट नहीं कर पाए वो बाद में निकलती है, तो वो एक समय के बाद वो अचानक से निकल के आते हैं और एक नए रूप में निकल के आते हैं। तो ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, तो इस तरह के कैरेक्टर ना मेरे दिमाग में बैठ गए और मुझे बड़ा अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोग जो पहले कुछ और थे और बाद में कुछ और हो गए। हो सकता है उनके बाद में कुछ और होने की वजह से मैं खुश ना हूं, लेकिन एज अ कैरेक्टर वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोग जिनका की पर्सनैलिटी के अंदर बहुत मेजर शिफ्ट आता है, बहुत ज्यादा चेंज आता है। टेकन मूवी का एक डायलॉग था कि वो था कि फॉलो योर प्रेडिक्टेबल रूटीन। तो वो प्रेडिक्टेबल चीजें है ना, वो प्रेडिक्टेबिलिटी मुझे एक टाइम के बाद पसंद नहीं आती है। मुझे लगता है कि यार ये प्रेडिक्टेबल बहुत हो गया, अभी कुछ कुछ सरप्राइज दो मुझे। तो वो कैरेक्टर्स मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं है और जो कुछ अचानक नई चीजें दे देंगे। तो इसलिए एक न एक कैरेक्टर मेरी कहानी में हमेशा आपको मिलेगा। तो ये हालांकि फिर स्पॉइलर एक्शन में ये है कि अब तीसरे में आपको पता लग जाएगा कि जो हल्का जा रहा है प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये कुछ कर जाएगा। आप ही का काम मुश्किल हो रहा है अब आगे लिखने का। नहीं, पर जैसे मैंने, अच्छा पर्सनली मैं अगर बोलूं तो मेरा ऐसे होता है कि अगर हम देख रहे हैं, मेरे साथ मेरे हस्बैंड या कोई भी मेरे फ्रेंड्स भी बैठ के मर्डर मिस्ट्री वगैरह देखना नहीं चाहते हैं, पहली शर्त है कि मैं मुंह बंद रखूंगी, क्योंकि ना मैं ऐसे गैस करती जाऊंगी और वो अक्सर सही हो जाता है। मतलब बहुत सारी फिल्में जिनमें है कि बहुत बड़ा सस्पेंस है, उसमें बीच में होगा नहीं नहीं ये लोग ऐसे खारिज कर देते हैं, भग ऐसा थोड़ी होगा, और फिर वो निकल आता है। तो माधवी के लिए ना मैंने कहीं कहीं पे एक आध जगह सोचा है कि इसकी रेलेवेंस क्या है। मतलब एक वो चीज है ना कि इतनी ही है जितनी दिखाई जा रही है, जैसे उसके पिता की रेलेवेंस उतनी ही थी जितनी दिखाई गई एक तरह से। तो वो वाली चीज की वो क्या वैसी ही चलेगी, लेकिन मैं गेस नहीं कर पाई थी, मेरे लिए सरप्राइज था वो एंड में। वो इसलिए हुआ क्योंकि ये चीज मुझे भी अंदाजा है जो आप कह रहे हैं। ये चूंकि मैं भी मर्डर मिस्ट्रीज देखने का इंटरेस्ट है, तो क्या होता है कि आप जब देखते जाते हैं आपको पैटर्न पकड़ में आ जाता है, तो पैटर्न की वजह से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये चीज मैं भी जानता हूँ, मेरे साथ भी होता है, तो मुझे पता है मेरे पाठकों के साथ भी होगा। तो वो पैटर्न को तोड़ना ऐसे जरूर था, इसलिए माधवी के कैरेक्टर को जो है रखा गया इस तरीके से कि माधवी एक रास्ता है पैसा कमाने का, उस बिजनेस को कैप्चर करने, ताकि आपका ध्यान भटकाना ये राइटर का काम है, वो आपका ध्यान कैसे भटकाता है वहां से और वो आपको कहीं और लेके जाता है। नहीं, वो काफी अच्छा काम किया। अच्छा, किताबों से अलग वापस फेसबुक पे आते हैं। आप बताइए ये कि आप अगर नहीं, मैं ये आप पे थोड़ा सा वो प्रेशर भी डाल देती हूँ पहले, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि मैं भी कविताएं लिखती हूँ, और आप समझ गए होंगे सवाल क्या आने वाला है। तो कवियों और कविताओं से आपको इतनी चिढ़ क्यों है?
नहीं नहीं, कविताओं से देखिए, पहला तो ना, जो बच्चा हिंदी बड़ी मुश्किल से स्कूल में पढ़ पढ़ के निकला हो, उसको कविताओं कहानियां सबसे चढ़ जाएगी। हमारे स्कूल में उनको जब प्रेशर बना दिया गया, उसको प्रेशर नहीं बनाया था, ये तो एक बचपन का इशू हुआ। लेकिन कविताएं मुझे पढ़ना पसंद है, कम है। और कम होने का कारण ये है कि ये सिर्फ कविताएं नहीं, कहानियों में भी आपको चीज दिखेगी। जब मैं कहानियां कैसी पढ़ता हूँ, आपको रियलाइज होगा कि फिर कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन है, और ये हर पाठक के तौर पर होता है। मेरे को, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि प्रिडिक्टेबल चीजें जैसे नहीं पसंद है, या मैं चीजों को, जब प्रिडिक्टेबल आपको नहीं पसंद, आप चीजों को मूव होते देखना चाहते हैं हमेशा फास्ट। तो मेरे को जैसे कविताएं कई बार लगता है कि ठहर गई, और जो कई शब्द कुछ ऐसे हैं जो उसको ठहराते हैं, शब्दों में आप खो जाते हैं, आप जगह में नहीं, शब्दों के साथ इतना सुंदर प्रयोग होता है कि आप शब्दों में खो जाते हैं, आप उसको इमेजिन कर रहे आप ठहर जाते हैं। तो कभी कभी ठहरना ठीक है, लेकिन मेरा जो अपनी पर्सनैलिटी है और जो मेरा अपना नेचर है, मैं बेचैन किस्म का आदमी हूँ। अगर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए आसान है कि मैं बात करे जा रहा हूँ, लेकिन ऑडियो बुक सुनते टाइम या कुछ और करते टाइम मेरा हाथ जो है कुछ ना कुछ और कर रहा है। ये जो है मेरे साथ, वो मेरी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव साइड भी आप कह सकते हैं। मेरे घर में उसके लिए टोका जाता है। तो ये शायद एक इम्पैक्ट होता है कि कविताओं में, नागार्जुन की कविताएं हैं या दिनकर की कविताएं, जहां आप बहुत नहीं रुकते, वहां चीजें मूव हो रही है। और दोनों का जो है लिखने का बड़ा अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग, ये अलग है। लेकिन दोनों जो चीज आपको बता रहे हैं, वो चीज चल रही है, चाहे धीरे स्पीड में चल रही है, चाहे तेज चल रही है, पर वो मूव होती चली जा रही है। तो उनकी कविता पढ़ते हुए आप मूव होते चले जाते हैं, तो वहां तो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं आता। लेकिन जो चिढ़ने वाली बात है, जिसको मैं प्रेजेंट करता हूँ, वो थोड़ा मैं जानबूझ के करता हूँ, क्योंकि एक समय में क्या होता है कि हम सबके साथ होता है, ये ह्यूमन, मैं उनका दोष नहीं देता, लेकिन ये समझना कहीं ना कहीं जरूरी है। ये बात मैंने पहले कभी नहीं की, ये मैं आज बताता हूँ, और इसको मैं पहले तक मजाक में उड़ाया था, आज मैं सीरियसली बताता हूँ कि मैं ये समझता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मुझे लोग पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे मैंने क्या लिखा है, उसकी तारीफ करें, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ये समझना बहुत जरूरी है कि कहीं मैं इसमें आत्ममुक्ता में अति तो नहीं कर रहा, क्योंकि अति आपको पता नहीं लगता आप अति कर चुके हैं। और दूसरा जो है, पर्सनली क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि श्वेता जी आप प्लीज मेरी बुक पढ़िएगा, मैं से 25 लोगों को कह दूं, 25 में से 2 लोग पढ़े, तो मेरे को जो है खुद भी थोड़ा दुख होगा कि अरे यार, इतने लोगों को कहा था मैंने, किसी ने मेरी बुक नहीं पढ़ी। तो जब आप ये कविताएं इनबॉक्स में हर किसी के भेजना शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सिर्फ मुझे भेज रहे हैं, बहुतों को भेज रहे हैं, जब बात होती है तो कुछ एक तो नाम हमें याद हो गए कि भेजते हैं लोग, तो वो जब आप भेजना शुरू करते हैं तो संभव है कि भाई कोई नहीं देखना चाहता, नहीं पढ़ना चाहता हो, या आपने भेज दिया, भेज के भूल जाइए, आप उसका फीडबैक मत दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने प्रयास किया है, मैं उसके प्रयास को क्यों बुरा कहूं, मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन हो सकता है किसी और को पसंद आता हो, तो मैं आपके प्रयास को क्यों खराब कहूं। मेरे पास अगर उसमें आइडिया है, मुझे लगता है कि स्कोप है जहां मैं सजेशन दे सकता हूँ, मैं दे देता हूँ। नहीं है तो मैं किसी को बहुत वो नहीं करना चाहता, कि क्या कहते हैं उसको, डिस्करेज नहीं करना चाहता, तो लेट देम ट्राई। तो वहां पे मुझे लगता है कि मैं खुद जो अपना मैंने सीखा है, मैंने पढ़ पढ़ के और खुद ही चीजों को एनालाइज करने की कोशिश की है कि दूसरा क्या लिख रहे हैं, मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो मैंने वो सेल्फ एनालिसिस मेरा कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, तो वैसा चाहते हैं कि किया जाए। तो ये जो इनबॉक्स में कि नहीं नहीं दादा पढ़ के देखिए, अरे दादा ये मैंने कर दिया है, ये मेरा पेज लाइक कर दीजिए, नहीं यार, हमें भी काम है, हर किसी को काम है, आपके पास भी काम है। तो आप जब काम करते हैं, आपका पढ़ने का एक टाइम फिक्स है, तो वो सारी चीजें जो होती हैं ये हो जाती है। तो ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इनबॉक्स में घुसने से बचना चाहिए। मैं कल ही किससे बात हो रही थी, आपसे भी हुई थी, शाम को अक्सर से होती। इन दिनों मैं फेसबुक पे एक मेरी फ्रेंड बनी है, श्रुति कुशवाहा, फिर मुलाकात नहीं सिर्फ, तो मैं उनकी कविताएं पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। और मैं उनकी 2-3-4 दिन में मुझे पोस्ट ही दिखती ना, तो उनकी वॉल पे जाके चेक कर लेता हूँ कुछ आया क्या। तो वो रुचि है, वो अपना लिखती हैं, उनके राइटिंग पसंद आई, मैं उनकी वॉल पे चला जाता हूँ, देख लेता हूँ, पढ़ता हूँ। तो आप लिख रहे हैं, आप उसको अपनी वॉल पे लिखिए, हो सकता है किसी को पसंद आए वो आपसे मांगेगा। लेकिन जब आप जाने शुरू कर देते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको भी हल्का कर देता है, दूसरे को भी कर देता है। लोग मुझे मार्केटिंग का कहते हैं, आप यकीन करें मैंने आज तक किसी के इनबॉक्स में जाकर अपनी किताब का लिंक नहीं भेजा है, अनलेस किसी ने मांगा हो मुझसे कि आपकी किताब का लिंक चाहिए, तो ही मैंने दिया है। मैंने आज तक जो किया अपनी वॉल पे किया, पसंद आए कर लीजिए, नहीं आए आप म्यूट कर दीजिए, मुझे अनफॉलो कर दीजिए, ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मैं किसी को इनबॉक्स में जाके, मुझे लगता है उसकी प्राइवेसी नहीं खत्म है। तो ये जो है ना, जब शुरू में किताब आई थी, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकता आपको, नंबर्स नहीं बता सकता किस स्पीड से आ रहा था वो। तो मैं उसको समझना मेरे को मुश्किल हो गया कि मैं एक एक व्यक्ति को नहीं समझा सकता। तो मैंने कहा यार इसको ना, चलो एक काम करो बेटा, मजाक ही बना दो थोड़ा सा। तो मैंने उसके ऊपर जोक बनाने शुरू कर दिए। कोई रुकेगा, लेकिन संख्या कम हो गया, रुके अभी भी नहीं है।
मैंने आपको सिर्फ एक पुराने इंटरव्यू का लिंक भेजा था, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे ये वाला लेना था, तो मैंने कहा था फॉर्मेट देख लीजिए। देखिए वो एक अलग चीज है, वो पूरी तरह से एक अलग चीज है जो हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। लेकिन या किसी केस में कई बार ऐसा होता है कि कोई पूछता है कि क्या मैं ऐसी कोई किताब पढ़ना चाहता हूँ जिसमें वर्तमान राजनीति दिखती हो, कोई ऐसा पूछे तो उसके इनबॉक्स में जाके दे आऊंगा कि अच्छा आप कह रहे थे, ये मैंने ऐसा लिखा है, अगर समझ में आए तो पढ़िएगा। तो ये तो एक वो हुआ, एक क्या है कि मैं जबरदस्ती सबके इनबॉक्स में घुस जाऊं, प्लीज प्लीज प्लीज। ये फनी भी है और थोड़ा मतलब शिक्षाप्रद भी है। लेकिन एक चीज और बताइए इससे कि जैसे आपसे हुई बातों में ये बात मुझे पता है कि आपके आसपास का जो सर्कल है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो लोग, जैसा आप बार बार कहते हैं कि आप साहित्य की दुनिया से वैसे नहीं है, मतलब आपका बैकग्राउंड वो नहीं है, पर फिर भी आपके आसपास के जो लोग हैं वो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो आपको अपनी किताबों पे, अपने काम पे एक रियल टाइम सही फीडबैक मिल जाता होगा। लेकिन फिर एक दूसरी दुनिया है फेसबुक की। मुझे ही ऐसा लगता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है या मेरी थ्योरी है, कि एक टाइम था, जैसे मैं बचपन से पढ़ती हूँ किताबें, पर मैं ये नहीं जानती थी कि ये लेखक रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मेरे लिए बस ये नाम थे, ऐसा हुआ करता था। अब फेसबुक ने वो चीज बदल दी है। अब आप सबको जानते हैं, आप पर्सनली, जैसे पारिवारिक उसमें जान पहचान ना हो, पर आप उनके परिवार को भी देख रहे हैं फेसबुक पे। कई चीजें ऐसी है कि आपको बिल्कुल अपने पास का कोई लगने लगता है। ऐसे में ये जो दादा भैया वाला जो कल्चर है, ये बहुत प्रोमिनेंट है। हाँ। और कभी कभी ऐसे कामों पे, या ऐसी कविता, लेख, कहानी जो भी है, किताब ही है किसी की, उसके नीचे भी मैंने ये लाइन लगते देखा है कि एकदम मतलब छप्पर फाड़ लिख दिया, क्या लिखा है भैया, एकदम वैसा वाला पूरा वो एक अलग ही नैरेटिव चल रहा होता है, जबकि आपको पता है कि ऐसा भी नहीं लिखा है। हाँ। तो उस चीज से, फेसबुक की ट्रोलिंग से, फेसबुक के फैंडम से, आपको क्या कभी फर्क नहीं पड़ा? नहीं, ट्रोल तो मैं खुद ही कर देता हूँ लोगों को, तो मुझे ट्रोलिंग की तो चिंता ही नहीं। तो मुझे तो लगता है मुझे कोई क्या ट्रोल करेगा, मतलब मैं उसको डबल कर सकता हूँ। तो वो फर्क है। जो एक चीज है जो आपने कहा, और ये मेरे प्रोफेशन ने मुझे हेल्प की है इस चीज में। आप जब मार्केटिंग, पता नहीं लोगों को मार्केटिंग को लेके एक बड़ा अलग टाइप का परसेप्शन है, पर मार्केटिंग जादू नहीं है। मार्केटिंग बेसिकली स्टोरी टेलिंग है और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। तो ये जो जॉब है ना, हमें उसका लायक बना देती है कि आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाता है क्या चीज काम करती है, क्या नहीं करती है, और क्या आप ईमानदार हैं, क्या आप एक चीज, जैसे मैं आत्ममुग्ध हूँ मेरी तस्वीरों को लेकर, लेकिन अपने लिखे को लेकर आत्ममुग्ध। मुझे पता है मैंने क्या ठीक लिखा है, मुझे मेरी किताब की आप कमियां पूछेंगे मैं वो बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। तो मुझे पता है कहाँ क्या उसमें वीकनेस हो सकती है। तो एक समय के बाद जब भी कोई फीडबैक देता है ना, ये आपको एनालिसिस जब मैंने दिया, आपको किसी ने नहीं कोई पाठक नहीं बताएगा कि मुझे कुछ लोगों ने कहा किताब खराब है, कुछ ने कहा अच्छी है। मैं आपको दोनों किताबों का मैंने आपको कंपैरिजन भी दे दिया कि हाँ मेरे को ये फीडबैक आ रहा है, और वो फीडबैक क्यों आ रहा है, वो संभवतः मैं ठीक हूँ क्योंकि मैंने वो एनालिसिस करके देखा। तो मुझे समझ में आया कि हाँ कौन सी चीजें कोई कह रहा है उस चीज को ठीक माना जाए या नहीं माना जाए। तो अगर आप इस एनालिसिस के अंदर ईमानदार हैं, खुद के प्रति ईमानदार हैं, तो ये जो चीजें हैं, और ये मान के चल रही कि जो आपकी तारीफ होती है और जो आलोचना होती है, तो दोनों ही चीजें करने वाले 70% लोग अति में करते हैं। सर कोई मेरी आलोचना सिर्फ इसलिए कर जाता है कि उसको लगता है कि अरे अभी तो आए थे, अभी कैसे चमक गए तुम। हो सकता है उनको पसंद ना भी आई हो कहानी, लेकिन ज्यादा करेंगे, उसमें 20% जोड़ देंगे। या किसी को लगा अरे चमक गए हैं, चलो इनके साथ चल लिया जाना चाहिए, तो वो 20% एक्स्ट्रा तारीफ कर दे, तो 20% तो वैसे ही कट कर दीजिए कि नहीं ये जो है साइड में। और फिर एनालाइज किया जाए कि कोई भी फीडबैक जो आया है, उस फीडबैक के पीछे क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। और एक राइटर के लिए तो बहुत आसान काम है, क्योंकि आप उन्हीं चीजों को तो देखते हैं और उन्हीं को तो समझते हैं, तो आपको समझना बड़ा आसान हो जाता है कि कौन सी चीजें जो है कितनी जेन्युइन लिखी गई हैं, कितनी नहीं लिखी गई है। तो इसलिए मेरे को उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या फेसबुक पे लोग मुझे कह रहे हैं, कितनी सेल्फीज खिंचाई जा रही हैं। मतलब लास्ट टाइम तो बुक फेयर में वो मजाक होने लगा था कि अरे इनको बैन करो यार, यहाँ खड़ी और किसी के साथ फोटो नहीं खींचती, इनके साथ फोटो खींचती है। तो जितनी मेरी जी थी उस टाइम में, उतनी मेरी किताबें अगर बिक गई होती तो मैंने नौकरी एक साल पहले छोड़ दी होती। तो मैं वो जानता हूँ कि ठीक है, कुछ चीजें हैं जैसे कई इस तरह की कहानी
पर उनको ह्यूमर पसंद है तो मिलना पसंद करते हैं, या किसी को लगता है कि यार नवीन जी से बात करते हुए कंफर्ट होता है, तो वो कंफर्ट की वजह से आपसे मिलते हैं, आपकी किताब नहीं पढ़ते हैं। तो ये ईमानदारी से एनालाइज करना आपको आना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे आज तक कहा ही नहीं कि मैंने आपकी किताब पढ़ी है, लेकिन कभी किसी बात में पता चला कर ये तो पढ़ चुके हैं और उनके पास एक अलग व्यू पॉइंट है। ये मैंने भी, मुझे नहीं लगता आपको बताया था कभी कि मैंने पढ़ी है। मैंने रिव्यू लिखे हैं, मतलब मैंने चुपचाप जाके जहाँ पढ़ा है मैंने रिव्यू लिखे हैं, पर आके बताने वाली चीज, क्योंकि आपसे मेरी वैसी दोस्ती नहीं थी कि मैं आपको पर्सनल फीडबैक, तो वो चीज मुझे समझ नहीं आई कि कैसे करनी है। अच्छा, घर में फैन फॉलोइंग है या क्रिटिक है? क्रिटिक है। और बेटा ज्यादा है, बीवी तो फिर भी बीच में थोड़ी सी वो कर देती है कि अच्छा चलो मोरल बनाए रखो इसका, इतना डिमोरलाइज नहीं करना है, थोड़ी सी वो सॉफ्ट वे में आलोचना करती नहीं, ठीक है पर उतना मजा नहीं आ रहा है, तो मिश्री मिला के क्रिटिक करते कि नहीं ठीक है थोड़ा अच्छा हो सकता है। मेरा बेटा जो सुनता है उसको जो समझ में नहीं आता उसके ऊपर मजाक उड़ा लेता है, और वो जो ट्रोलिंग वाला जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आ गया, तो मुझे सबसे ज्यादा वो मुझे ही ट्रोल करता है, क्या रे मतलब आप घर से और बाहर कहीं हम गए हुए थे तो किसी ने पहचान लिया, तो मैंने कहा देख रहा है तेरा बाप कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। तो हो गया, सुन लिया उस बात को। फिर किसी दिन कहीं गए हुए, मेरी छोटी बहन अफसर है, हम उसके साथ जा रहे थे, तो अब वो मार्केट में निकल रही तो लोग खड़े हो गए, तो मुझे कहता है ये देखो ये होते हैं सेलिब्रिटी, जहाँ सब खड़े हो जाते हैं 500 लोगों में। अच्छा ठीक है भाई। तो मतलब आप घर से ट्रोल हो गए आते हैं और फिर फेसबुक पे लोग दूसरों नहीं। और अगली बुक कब आ रही है? अगली बुक का मुझे आइडिया नहीं, मुझे 2.5 का भी आइडिया नहीं था कब आएगी, क्योंकि उस तरह से होता नहीं, मेरे कोई कहानी से प्लॉट दिमाग में आ गया और आने के बाद वो फिर धीरे धीरे पकता रहता है दिमाग में कि ये अच्छा ये हो सकता है ये हो सकता है। मैं उससे जुड़ी खबरों पे, क्योंकि मेरी कहानियां दोनों आप देखें तो कहीं ना कहीं खबरों से और आसपास की दुनिया से कनेक्टेड है। वो जो चीजें हैं वो नोटिस होती रहती है, नोट होती रहती है, फिर लगता है कि क्या इसमें से कुछ कहानी बन सकती है। तो वैसा करके प्लॉट 3-4 दिमाग में, लेकिन तीनों चारों में कोई भी अभी 25% भी नहीं पका है। तो जब वो पकना शुरू होता है तो बहुत फास्ट होता है, फिर मेरे को ज्यादा समय नहीं चाहिए, तो मुझे सोचने में 1.5 साल लग जाता है, फिर लिखने में तो 7-8 महीने का काम वो हो जाता है। तो अगली भी जो मुझे लग रहा है बातों से कि फिर सिमिलर एरिया पे आएगी। एक तो पॉलिटिक्स पे, और क्योंकि जो हुआ है स्टेट से स्टेट आया है, स्टेट से मैं नेशनल पे तो जाना चाहता हूँ, तो एक तो और जहाँ पे 2.5 साल खत्म हुई है वहां पे भी स्कोप वैसे ही है कि आगे जाएगी कहानी, तो वो तो एक करूंगा ही। लेकिन मेरी एक बड़ी तमन्ना है कि मैं एक प्रेम कहानी भी लिखूं, थोड़ा सा यंगर ऑडियंस भी तो वो पढ़े मेरे को, हाँ ठीक है, ताकि जब वो मैच्योर हो तो जनता स्टोर पढ़ ले वो। तो आप बैक ट्रैक कर रहे हैं जी। तो 20 साल वालों के लिए लिख दो, जिससे वो 30 के हो तब का तो आप लिख ही चुके हैं पहले। बिल्कुल। नहीं, अच्छी स्ट्रैटेजी है, मतलब आपके मार्केटिंग का एक्सपीरियंस आप पूरा यूज कर रहे हैं। जी। देखो बहुत मजा आया आपसे बात करके, क्योंकि काफी आप जैसे आप एक फ्रेश एक्सपीरियंस भी लाते हैं इस दुनिया में। जनरली किताब साहित्य वो सब अपनी जगह पे, पर उसका जो दूसरा वाला साइड है वो आपकी नजर से देखना भी काफी अच्छा था, पहले था। और फिर हम नई चीज जो आपकी देखेंगे, मेरे ख्याल से किताब से पहले हम जनता स्टोर को देखेंगे। जी चलिए, वी विल बी ईगरली वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू देन जो लोग देख रहे हैं इसको, श्वेता जी और हमारी दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो फिर आप बड़े पेशेंस वाले लोग हैं, या तो हम दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी है या आप पेशेंस वाले हैं, तो शुक्रिया। या फिर हमने अपने जबरदस्ती इनबॉक्स में लिंक भेज भेज के टॉर्चर किया है। चलिए, थैंक यू सो मच नवीन जी। आपसे होपफुली फिर 1 साल में फिर से बात करते हैं आपकी अगली किताब पे।